बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिवीजन क्लास ऑफ PRC 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। और आज के इस रिवीजन सेशन में हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के आगाज़ से लेकर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक का सफ़र। क्या मतलब पूरे 10 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल अकाउंटिंग के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर जनरल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर उसके एडवांस कॉन्सेप्ट, फिर लेजर और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आगे हम अपने सफ़र को आज इंशाल्लाह ताला इख्तिताम करेंगे, ताकि कल से जब हम डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर स्टार्ट करें तो मैं और आप जो है ना वो एक सफ़ में होने चाहिए हैं। अच्छा, मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है? अच्छा, हाँ जी, नाम मेरा हुदैत वसी है। बाय प्रोफेशन यहाँ पे मैं टीचर हूँ और एडमिन में भी कुछ चीज़ें देख रहा होता हूँ उसके साथ साथ। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ये वो सब्जेक्ट है जो मैं तकरीबन कोई 19 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ। यानी जब मैं 19 साल का था, नहीं ARTT में नहीं, मैंने शुरू की थी पढ़ाना इंटर की अकाउंटिंग, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉमर्स। जब मैं सेकेंड ईयर में गया तो मेरे टीचर ने कहा कि तुम फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करो, तुम्हारी सेकेंड ईयर की अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, पढ़ा देते हैं। फिर शुरू हमने किया था ऐसे ही चेक करने के लिए, फिर हमें मज़ा आना शुरू हो गया। फिर वो होम ट्यूशन्स पढ़ाना, कोचिंग्स में पढ़ाना और सब कुछ करके फिर CA में आके ड्रॉप कर दिया। फिर कैफ किया, CA फाइनल्स में आया और अभी मैंने दिसंबर में अपनी CA के आखिरी 3 पेपर जो मेरे रह गए थे वो मैंने दे दिए हैं। अब क्या होता है वो तो जनवरी में पता चलेगा। और यहाँ पे मैं तकरीबन ARTT के अंदर कोई पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, अब वो 2 हो गए। बिज़नेस लॉ, कंपनी लॉ अलग अलग था और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था। तो बिज़नेस लॉ, कंपनी लॉ मर्ज होकर बिज़नेस लॉ डायनामिक्स बन चुके हैं और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपका बन चुका है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? मार्च 2026 आपका बैच है और मार्च 26 के लिए मेरे पास हैं 5 टॉपिक्स, ठीक है? जिसमें पहला टॉपिक है डेप्रिसिएशन, दूसरा है मेरे पास बैड डेट्स, तीसरा है करेक्शन ऑफ एरर, चौथा है इन्वेंट्री और 5वां है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कुछ रहता है ना, तो ये 5 टॉपिक इंशाल्लाह हमने पढ़ लेने हैं, ठीक है? ये तो कोई इब्तदाई बात है। अच्छा, दूसरी और कुछ अहम बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि क्लास का माहौल हमने ना पार्टिसिपेटिव रखना है। और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ज़िंदगी में 10 मिनट से ज़्यादा सीरियस नहीं रहता, ठीक है? मुझे जुगत लगानी होती है, तो मैं हंस खेल के और क्लास को लाइटर मूड में लेके पूरे सेशन पढ़ाता हूँ। और जिन्होंने जनवरी बैच में मुझसे अकाउंटिंग की स्टार्टिंग क्लासेस पढ़ी उनसे फीडबैक ले सकते हो कि मेरे तबीयत के अंदर ना थोड़ी सी मस्ती है, ठीक है? तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्लास में मस्ती करनी है और बातें करनी है और जो है ना पढ़ना नहीं है, ठीक है? तो जो लोग बातें करते हैं, तो मैं तमीज़ बेसिकली अभी इसलिए मान रहा हूँ कि कुछ रूल सेट कर दो ना, ताकि आपको मेरा पता और मुझे आपका पता हो, ठीक है? वो एक कुर्सी दिख रही है कोने पे, उसका नाम क्या है भाई? हॉट सीट, ठीक है? तो जो क्लास में बातें करता है ना, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हो, मर्द में बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर ये शर्फ ख़वातीन को मिलता है हमारी क्लास की ना, तो वो सीट में उठा के यहाँ रखवाता हूँ और जो बातें करता है वो आ जाता है कहाँ पे? हॉट सीट पे। अच्छा, हॉट सीट से वापसी जाने का तरीका ये होता है कि मैं आपसे करूँगा एक सवाल, ठीक है? और आपके पास ऑप्शन होता है फ़ोन अ फ्रेंड का। आपने सवाल क्लास में किसी से भी वो जवाब पूछ लेना है, अगर सही बता दिया तो आप पीछे, जिसने गलत बताया वो आगे, ठीक है? तो बताने वाला भी बताने से पहले सोचेगा, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गई हमारी कुछ इब्तदाई बातें और बाकी तो चैलेंज तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। और बट बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास हम एक काम करते हैं, तिलावत कर लेते हैं, क्योंकि मेरी क्लास का एक उसूल है, हम क्लास में आने से पहले तिलावत करते हैं। तिलावत सुन के फिर हम क्लास का आगाज़ करते हैं और फिर तीसरे में तुम, चौथे में हम। चलो भाई, कोई भाई हाफिज़ साहब है हमारी क्लास में? मार्च में कोई हाफिज़ साहब नहीं है? चलो नॉन PT तो होंगे। चलो यार तिलावत कर दो, शाबाश। शर्मा क्यों रहे हो? कैसे लोग हो यार, मतलब शर्म आनी चाहिए, यकीन करो। हाँ जी, बीमार तो नहीं करता। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो, तिलावत करो, शाबाश। आवाज़ निकालो गले से। माशाल्लाह यार, तुम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करो तिलावत के अंदर। मेरे तो लास्ट सेशन था बिज़नेस लॉ का, उसमें मेरे पास 2 हाफिज़ थे और ऐसा कंपटीशन चलता था किरात का, एक से एक खूबसूरत आवाज़ में किरात करते थे और एक से एक लहजे में किरात करते थे हम लोग। अब फिर मैं खुद आगे बोलता था, यार आज ये सुना दो, आज वो सुना दो। फिर बच्चा बोलता सर आज मैं ये तैयार करके आऊँ, मैं ये वाला रुकू सुनाऊँगा। इतना मज़ा आता है ना, तुम लोग पता नहीं कोई माठेर किस्म के लोग हो। क्या था? कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, चला गया होगा। चलो यार, अब आगाज़ करते हैं अपनी बातों का। और क्लास चूँकि 1 वे अप्रोच नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन है, तो तुम लोगों को मुझसे ज़्यादा आती है अकाउंटिंग ना, भी पढ़ के बैठो ताज़ी ताज़ी, तो तुम लोगों ने मुझे सिखाना है और हम बातचीत करते 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 करते
सफ़र के आगाज़ करते हुए इख्तिताम पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अकाउंटिंग क्या होती है? हिसाब किताब होती है। मुझे और बताओ, तुम्हें क्या लगता है अकाउंटिंग क्या होती है भाई? समराइजिंग करना। आप बताएं। क्या अकाउंटिंग पढ़ के बैठे हो ना अभी? बताओ क्या होती है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है। अच्छा, जब मैं स्टार्ट करूँ ना क्लास को अकाउंटिंग क्या होती है, तो जिसने नहीं पढ़ी होती वो कोई कहता है कैलकुलेशन होता है, कोई कहता है जो है ना खर्चे लिखना होता है, कोई कहता है प्रॉफिट और लॉस निकालना अकाउंटिंग कहते हैं, कोई कहता है एनालिसिस करने का नाम अकाउंटिंग होता है। ये सारे वो जवाब हैं जो लास्ट बैच में मैंने पढ़ाया था ना, तो जो बच्चों के जवाब आए थे उसमें से कुछ बड़े करीब करीब जवाब थे, जैसे कि हिसाब किताब करना, समराइज़ करना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके समराइज़ करना। तो अब तो चूंकि तुम लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन से फेमिलियर हो, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। 3 काम होते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और फिर समराइज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल नेचर की। ऐसा ही है। अच्छा, फिर बुक कीपिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ खाता लिखने वाली एक्टिविटी होती है और मैं अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। जबकि अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद 2 स्टेप और आगे निकल जाता हूँ। क्या? क्लासीफाई भी करता हूँ, समराइज भी करता हूँ और फिर प्रेजेंट भी कर रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये एक मिसाल लूँ वेंचर गेम्स की, एक जो है ना वो एंटिटी है जो कि गेम्स बेचती है। इसका नेचर ऑफ बिजनेस है PS4 बेचना, PS5 बेचना, गेम्स की सीडीज़ बेचना। चूँकि मुझे गेमिंग बड़ी पसंद है। और कोई है गेमर क्लास के अंदर? हाँ, चलो एक इससे बाद में बात करते हैं। तो गेम्स मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसकी मिसाल ली हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, अज्यूम कर लो एक दुकान है जिसके अंदर PS4 भी बिक रहा है, PS5 भी बिक रहा है, PS4 की सीडीज़ भी हैं, PS5 की सीडीज़ भी हैं, कंट्रोलर्स भी हैं, हेडसेट भी हैं और जो है ना हैंड फ्री भी है और डिफरेंट तरह के गैजेट्स भी हैं। तो वो अपनी दुकान पे जब सामान बेच रहा है, जब वो ये आइटम सेल कर रहा है, तो कोई ना कोई एंट्री पास कर रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है? हाँ, ट्रांजैक्शन क्या होती है जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है? हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अगर मैं बात करूं इस दुकान की, तो इस दुकान में बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। इसने गेम बेचा होगा, इसने गेम खरीदा होगा, इसने कंसोल को रिपेयर करने की सर्विस दी होगी, इसने मज़ीद सीडी खरीदी होंगी, इसने कुछ चीज़ें बेची होंगी। तो ये जो सारा अमल ये कर रहा है क्या है? बोलो भाई, बुक कीपिंग कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि इससे अगला स्टेप ये करे, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाई भी कर दे, मेरे पास कितने PS4 हैं, कितने एसेट्स हैं, मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, मुझे कितने लोगों का कितना पैसा पे करना है, मेरे सरमाए में कितनी चीज़ है, मेरा खर्चा कितना हुआ, मेरी इनकम कितनी हुई, मेरी इक्विटी कितनी। तो ये क्या है? क्लासीफाई करना और फिर समराइज करना इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बात समझ आती है? तो ये बुक कीपिंग है, रिकॉर्डिंग, और बाकी 2 स्टेप किसके हैं? अकाउंटिंग के। मेरा पेज थोड़ा तेज़ जाएगा क्योंकि तुम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हो। ये नॉर्मल अकाउंटिंग की क्लास नहीं जिसमें मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँ, ठीक है। फिर बोलना नहीं कि तेज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जहाँ किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो रुक के मुझसे पूछ ले। चलो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने रिवाइज कर ली कि अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। और बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब गुड्स से निकला गुड्स का लफ्ज़। गुड्स क्या होते हैं भाई? गुड्स वो टेंजिबल आइटम होते हैं जिसमें बिजनेस ट्रेड कर रहा होता है। अगर मैं कंप्यूटर की दुकान चलाता हूँ तो माउस, कीबोर्ड और USB मेरे लिए क्या है? गुड्स। अगर मैं AC की दुकान चलाता हूँ तो AC मेरे लिए क्या है? गुड्स। अगर मैं परफ्यूम की दुकान चलाता हूँ तो आटे, चावल, दाल, नमक, चीनी, बादियान, पिस्ता, ज़ीरा, पता नहीं क्या कुछ ना, पिस्ता तो नहीं है, वो ड्राई फ्रूट है। हाँ, वो ज़ीरा वीरा कहाँ जाएगा? बोलो भाई, मेरे गुड्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल लिखी हुई 3, यानी कि फल वाले के लिए फल क्या है? गुड्स। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक फर्नीचर की दुकान है, उसके अंदर AC लगा हुआ है, तो वो AC उसके लिए क्या है? एसेट है, गुड्स नहीं है। गुड्स भी तो होंगे ना? गुड्स नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उसका कारोबार नहीं करता वो। शाबाश, ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगली बात कि बिज़नेस और ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है। और बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि की जाए प्रॉफिट कमाने की नीयत से, वो होता है बिज़नेस। ऐसा ही है। और बिज़नेस एंटिटी क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ पीपल जो ये वाला काम कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम बिज़नेस एक्टिविटी कहते हैं। अब बिज़नेस एक्टिविटी होती है फर्दर 3 तरह की। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है ट्रेडिंग, एक होती है सर्विस प्रोवाइडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब माल बना के बेचना। मल्टीफॉर्म वाले मल्टीफॉर्म का गद्दा बना के बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये चेयर्स वाले चेयर मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। लाइट वाले लाइट मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं।
मोबाइल वाले मोबाइल मैन्युफैक्चर करके इन्फिनिक्स वाले बेच रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिक्स वाले कौन है? मैन्युफैक्चरर हैं। अल-फजर वाले ये घड़ी मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। तो अल-फजर क्या है बोलो भाई? मैन्युफैक्चरर। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि ये बल्क में माल ख़रीदते हैं और फिर बेचते हैं। बल्क में माल ख़रीदो फ़रोख्त की हमारे मुल्क में, बल्कि शहर में बेहतरीन मिसाल क्या है? जोड़िया बाज़ार। जोड़िया बाज़ार में मिलता है ना बल्क में माल, ठीक है। और एक और भी है, कौन सी? बोल्टन मार्केट। बोल्टन मार्केट में क्या होता है? बल्क में माल खरीदते हैं वहाँ से और फिर जाके अपनी अपनी दुकानों पे, रिटेल स्टोर्स पे बेच रहे होते हैं। तीसरा बिजनेस होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, जैसे कि ARTT सर्विस प्रोवाइडर है, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि आपको कोई माल बेच नहीं रहा, हाँ वो अलग बात, दवाई बेच रहे होते हैं साइड में, लेकिन वो सर्विस ही मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सर्विस का कंपोनेंट ज़्यादा है। डन। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर की, तो मेरे पास 3 तरह के बिजनेस आते हैं। बोलो कितनी तरह के? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? एक अकेला मालिक होता है अपने बिजनेस का, वही बिजनेस चला रहा होता है। अगर वो मर गया तो फिर कंपनी भी ख़त्म, खलास, टाटा बाय बाय। अच्छा, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक ऐसी शराकत दारी होती है, मैं शरीक हयाती की बात नहीं कर रहा, मैं शराकत दारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गलत मत समझना। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें 2 लोग, जिनको हम शराकत दार कहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई ऐसा अमल करें कि जो इनकी नीयत में शामिल हो कि हम इस अमल को करके प्रॉफिट कमाएंगे, तो उस काम करने को हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कंपनी क्या होती है? कंपनी इन दोनों से अलग होती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कानून की नज़र में एक इसकी अपनी शनाख्त होती है। क्या सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की कानून की नज़र में शनाख्त होती है? नहीं होती। कंपनी की अलग शनाख्त होती है, इसलिए हम कहते हैं कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल पर्सन। कंपनी के लिए एक और खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे हम इंसान है, खा सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस करते हैं, वैसे कंपनी ये सब नहीं कर सकती, लेकिन मानी जाएगी कि कर सकती है। यानी कि कंपनी अपने नाम पे एसेट भी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पे एग्रीमेंट भी कर सकती है, सब कुछ करती है, सारे इंसानों वाले काम बोले भाई कर सकती है। कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, उधार ले भी सकती है, उधार दे भी सकती है। इसलिए हम कंपनी को कहते हैं, बोलो भाई कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी की अपनी ऑफिशियल स्टाम्प होती है, ऑफिशियल कॉमन सील होती है। डन। चलो, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो कि साथ में काम कर रहे हैं किसी चीज़ को, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। ये इसकी मिसालें हैं, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, ज़बरदस्त। चलो, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती हैं, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड और एक नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब पाक सुज़ुकी है, इम्तियाज़ है, किफ़ाया है, चीज़ है, ये सारे रिटेल आउटलेट्स हैं। और अगर मैं बात करूँ नॉट फॉर प्रॉफिट की, तो तालीम याफ्ता इदारे हो सकते हैं, जैसे ICAP है, ICAP भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बैतुस्सलाम हो गया, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे इदारे हमारे क्या हैं? बोलो भाई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ICAP नॉन प्रॉफिट है। हाँ जी, कैसे? जाके देख लो उसके ऑर्डिनेंस पे क्या लिखा हुआ है कि ICAP एक नॉन प्रॉफिट है, जो वो प्रॉफिट कमाता भी है तो उसको अपनी मज़ीद उसी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट मुझे ये कहता है कि ओनर और उसका बिजनेस 2 अलग अलग लोग हैं, जैसे कि सोल प्रोवाइडर और पार्टनरशिप और कंपनी, तीनों पे अप्लाई होगा ये कॉन्सेप्ट या नहीं होगा? नहीं होगा? क्यों भाई? बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। मैंने कहा द सेपरेट बिजनेस एक्टिविटी एंटिटी स्टेट्स दैट द बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, दिस अप्लाइज टू ऑल बिजनेस। यानी कि सोल ट्रेडिंग, मैं लीगल की बात नहीं कर रहा, मैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी की बात कर रहा हूँ। यानी कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बिजनेस अलग, मैं अलग। अगर मैं सोल ट्रेडर हूँ और मैं अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो मेरी अम्मी की अगर कॉल आ गई बेटा आते हुए धनिया ले आना, तो मैं बिजनेस के अंदर उसकी एंट्री नहीं पास करूँगा कि भाई अम्मी ने बोला आते हुए धनिया ले आना, क्योंकि बिजनेस की अकाउंटिंग एंट्री अलग है और मेरे अपने घर के खर्चे अलग हैं। सेम गोज फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी। अगर मैं बात करूं सेपरेट लीगल एंटिटी की, कि कानून ने किसको लीगल हैसियत अलग दे दी है, तो वो किसको दी है? कंपनी को। डन। चलो, कुछ MCQs थे, ये हम स्किप कर देते हैं। क्विकली हमने माशाल्लाह 15 मिनट में कुछ बुनियादी बातें डिस्कस कर ली हैं, और अब हम आ रहे हैं अपने अगले मरहले पे, जैसे हम कहते हैं एलिमेंट्स या हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अकाउंटिंग की बुनियादें हैं। यानी कि अगर बुनियादों में मसला होगा किसी इमारत की, तो फिर क्या होगा? इमारत पूरी तबाह बर्बाद हो जाएगी। देखो, मैंने जो बुक कीपिंग करी है ऊपर, मैं ऐसे भी तो अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता था और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारता। जर्नल खोलता, एक्सेल खोलता, 10,000 एंट्री, 20,000 एंट्री, अन्य बात चलता रहता मेरा बिजनेस। तो मुझे ये वाला काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई?
क्या ज़रूरत मुझे पेश आ गई कि मैंने अपने बिज़नेस के लिए ये सोच लिया कि मुझे अब एक अकाउंटिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, और उसके अंदर भी मुझे इतनी ख्वारी करने की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं अपनी चीज़ों को अलग अलग बाइफरकेट करना शुरू कर दूं, यानी कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, और मैं इस सबको अलग अलग कर दूं। क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसी? बिज़नेस बड़ा हो गया है, ताकि मेरी अकाउंटिंग का जो निज़ाम है ना वो ख़राब ना हो। इसकी मिसाल मैं तुम्हें ऐसे देता हूँ कि तुम अपने घर में जाते हो, कभी किचन में जाते हो, कभी कभार तो जाना होता होगा, ठीक है, इनको तो रोज़ जाना होता होगा, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो हमें भी रोज़ जाना चाहिए, हाथ वाथ दोनों तो इंसान जाते ही ना रोज़, हम भी रोज़ जाते हैं, भाई कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जब आप अपने किचन में जाते हो ना, तो किचन के अंदर ना बहुत सारे कैबिनेट्स लगे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कैबिनेट होंगे जिसमें आपकी अम्मी के ख़ास बर्तन होंगे मेहमानों के लिए, जो इज़्ज़त ना आपको नहीं मिलेगी ना वो मेहमानों को मिलेगी, वो वाले बर्तन होंगे। कुछ आप बराबर में खोलोगे जिसमें चाय का सामान होगा, चीनी, पत्ती, दूध वगैरह, जो अगर सूखा दूध है तो ठीक है, वो सब कुछ होगा। फिर बराबर में जाओगे तो शायद गरम मसाले आपको मिल जाएँ, अगर वो लूज़ मसाले से खाना बनता है। अगर डब्बे चलते तो फिर डब्बों का अलग सेक्शन होगा। फिर बर्तन धोने की कुछ चीज़ें अलग होंगी, स्पून्स अलग होंगी। फिर जो जिसमें आप और मुझ जैसे गरीबों को खाना मिलता है, प्लेट प्लास्टिक वाली, वो थोड़ी सी अलग होंगी, ठीक है, स्टील के। तो और डिस्पोजेबल तो नहीं है ना भाई? हाँ जी, अच्छा। फिर जो है उसके बराबर में कुछ चमचे, प्लेटें और इस तरह की चीज़ें होंगी। ये सारी जो बाइफर्केशन आपके किचन में हुई हुई है वो क्यों हुई हुई है? ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े, जिस चीज़ की पड़े, आप जाके पिक करो और अपना काम कर लो। अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि किचन में कोई कैबिनेट नहीं है और इतनी एक बड़ा सा जो है ना वो कैबिनेट बना हुआ है और उसके अंदर अन्य बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, यानी मसाले भी उसके अंदर हैं, बर्तन धोने के सामान भी उसके अंदर है, अम्मी के जहेज़ वाले बर्तन भी उसी के अंदर हैं, ठीक है, और प्लास्टिक और स्टील की प्लेट्स भी उधर हैं, तो क्या हो जाएगा? किचन का निज़ाम तबाह हो जाएगा ना, धर्म भरम हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा भाई कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको ढूंढनी पड़ेगी ना पहले। बात समझ आ रही है? जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो आपको क्या करनी पड़ेगी? ढूंढनी पड़ जाएगी। तो इसलिए आपकी अम्मी ने ये ज़रूरत समझी कि मैं हर चीज़ को अलग अलग क्लासीफाई कर देती हूँ, हर चीज़ का अलग अलग कैबिनेट बना देती हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको हम वहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर भी अगर मैं यूँ ट्रांजैक्शन अन्य बार रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ ना, मतलब अन्य बार मतलब दे मार 4:30 बजे यूँ ना उठाया, और जैसे आप अलमारियों में कपड़े डालते हो ना ऐसे करके, हाँ ऐसे, अब समझ आई होगी एग्जाम्पल अच्छी वाली, ठीक है। तो सारा निज़ाम ना ख़राब हो जाएगा। अब पता ही नहीं चलेगा देख के किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, मेरे पास माल कितना पड़ा हुआ है, मेरे पास बेचने वाला माल कितना है, मैंने उधार में माल कितना लिया हुआ है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा लॉस कितना हुआ, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ गई 5 हेड्स को इंट्रोड्यूस करने की। ये हेड्स आपके अकाउंटिंग के आज से लेकर आपकी क़यामत तक की आने वाली ज़िंदगी के लिए काफ़ी होंगे। यानी कि मतलब जब भी आप अकाउंटिंग करोगे इन 5 हेड्स के बगैर आपको गुजारा नहीं है। तो इसको दिमाग हाजिर रख के और कान खोल के आपने सुनना है और जस्ट करना है, ठीक है। चलो, सबसे पहला एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा इनकम, फिर एक्सपेंस और फिर इक्विटी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं एसेट्स पे। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है असासा। क्या होता है एसेट का मतलब? बताओ। असासा होता है। और बताओ क्या होता है? जायदाद होती है। और क्या होता है? बोलो ना। जिस चीज़ से फ़ायदा, हर फ़ायदा देने वाली चीज़ एसेट नहीं होती, ठीक है। चलो, अच्छा, और कुछ और भी शरायत होती है ना यार, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं एसेट की डेफिनेशन। एसेट इज डिफाइंड एज, जिसमें 3 बातें पूरी होती हों। नंबर 1, आ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, माजी में मुझे उससे फ़ायदा मिल रहा हो, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, मेरे हाथ में उसका इख्तियार हो। कंट्रोल का मतलब होता है कि मैं उसको खुद इस्तेमाल कर सकूं और अगले बंदे को उसके इस्तेमाल करने से रोक सकूं, ठीक है। नंबर 3, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, माजी में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो मेरा बना होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। चलो, सबसे पहली बात, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कहता है इकोनॉमिक रिसोर्स इज़ अ राइट दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर मैं ये माइक लगा रहा हूँ और इस माइक के जरिए लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और उसको बेच के पैसे कमा रहा हूँ, तो इस माइक को मैं क्या कहूँगा? बोलो भाई, इकोनॉमिक रिसोर्स, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है कि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे रहा है। कंट्रोल बाय द एंटिटी, मैं इस माइक को कंट्रोल करता हूँ और क्लास के बाहर हर एक बंदे को रोकता हूँ कि वो इस माइक को मेरी परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में क्या हुआ होगा? मैंने दुकान पे जाके माइक खरीदा होगा। माइक छोटा सा बेहतरीन मिसाल, आपके पास फ़ोन है, आपका एसेट है, हाँ है। क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स दे रहे हैं, इससे आप बड़े अपने कारोबार चला रहे हो भाई, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स से। कंट्रोल तो ऐसा टाइट है कि आपके अलावा जो है ना कोई और इसको हाथ लगा नहीं सकता, ठीक है। नंबर 3, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट,
पास्ट में आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें जी, तो हम एसेट की बात कर रहे थे ना। एग्जाम्पल पढ़ लो, एक बिजनेस ने डिलीवरी ट्रक परचेज किया। ये इसका एसेट कैसे बना कि ट्रक इसको क्या दे रहा है, बोलो भाई इकोनॉमिक, इसका ट्रक क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। अच्छा, कंट्रोल करता है इस ट्रक को? हाँ। पास्ट इवेंट क्या हुआ होगा? खरीदा होगा। काफ़ी एग्जाम्पल। एसेट के अंदर आ जाओ, दो तरह के एसेट होते हैं, एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो जिसको पढ़े करंट लग जाए ऐसे करके, हिल जाए बंदा, नहीं। फिर क्या होता है? करंट एसेट वो होता है जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर। और नॉन करंट क्या होता है? जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे लेकिन 12 महीने से ऊपर ऊपर, ठीक है। करंट एसेट में क्या क्या आता है? हाँ, कैश आता है और फर्नीचर, स्टेशनरी, फिक्सचर्स तो साल के ऊपर देते हैं, क्या हो गया, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड कह सकते हो आप, ठीक है। और मिसलिनियस आइटम होगा छोटे मोटे, वो हो गए, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री हो गई, शाबाश, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ नॉन करंट एसेट की, तो वो एसेट जो मुझे 12 महीने से ज़्यादा पे फ़ायदा देंगे, जैसे कि मशीन हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मैं दरिया को घुसने में बंद करूँ तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, डिलीवरी व्हीकल्स हो गई, टेबल चेयर्स हो गई, ये तो मुझे 1 साल से ज़्यादा पे फ़ायदा देंगी। एसेट को फर्दर मैं तोड़ूंगा 2 टुकड़ों में, एक को कहूँगा टेंजिबल, एक को कहूँगा इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, महसूस करता हूँ, सूंघ भी सकता हूँ, ठीक है, वो क्या है भाई? टेंजिबल एसेट, ठीक है। और इनटेंजिबल क्या होता है? अब ये मत बोलो छू नहीं सकता, बोलो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। हम पढ़े लिखों वाली बातें भी तो पढ़ेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास ये आनी है, ठीक है। तो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस बोलो भाई नहीं होती। डन। सवाल आया, इन्वेंट्री करंट ही होती है, क्योंकि आप 1 साल के लिए मंगवाते हो और 1 साल के अंदर अंदर बिक जाती है और फिर वो बच जाती है, फिर आप दोबारा उसको रिस्टॉक कर लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने माल मंगाया, नहीं ऐसा होता नहीं है ना, साल के अंदर तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, किस दुनिया में हो। चलो बढ़ जाए आगे। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी, हाँ जी, ऑब्लिगेशन टू पे, यानी कि मुझे किसी को कुछ पे करना होगा तो ये मेरी लायबिलिटी है। यानी कि लायबिलिटी के अंदर भी ऐसे की तरह 3 बातें आएंगी। आप प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स, वहाँ क्या था? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट था ना। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स, यूजुअली मनी और गुड्स और सर्विसेज। यानी कि मेरे पास आज ये ऑब्लिगेशन है, आज तारीख में, कि मैं किसी को पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, गुड्स दूंगा, सर्विसेज दूंगा। ये मेरे ऊपर एक बोझ है, ये मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। मुझे बिजली का बिल अदा करना है, ये मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। मुझे घर का किराया देना है, ये मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। मुझे पोस्ट पेड सिम का बिल भरना है, बिल आ चुका है, ये मेरे पास क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। मैंने किसी से माल उधार पे लिया, मुझे पैसे देने हैं, ये क्या है? बोलो भाई, एक ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। डन। अच्छा, यानी कि अगर आसान जबान में बात करूं तो लायबिलिटी इज समथिंग दैट द बिजनेस ओज टू समवन एल्स, जो मुझे किसी को पे करना होगा। डन। चलो, बिजनेस ले लिया एक बैंक लोन, तो लायबिलिटी कैसे है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हाल ही में मेरे पास करंट में ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या रिसोर्स? कौन सा रिसोर्स ट्रांसफर करना है? कैश ट्रांसफर करना है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, माजी में क्या हुआ होगा? गया होगा यार, अल्लाह के नाम पे लोन दे दो यार प्लीज़ यार, पैसे नहीं है, ठीक है, ऐसा हुआ होगा ना। चलो डन। टाइप ऑफ लायबिलिटीज़, 2 तरह की लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो मुझे 12 महीने और उसके अंदर अंदर पे करनी होती है फ्रॉम ईयर एंड। फ्रॉम ईयर एंड, ये मत भूलना, फ्रॉम ईयर एंड। अगर 2025 मेरा ईयर एंड है, बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, अभी बताऊंगा अगली स्लाइड में फाइनेंशियल ईयर एंड होना किसे कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर अगर मेरा एंड हो रहा है दिसंबर 31 2025 पे, तो अगले 12 महीने यानी 2026 के अंदर जो कुछ भी पे करना है, मैं ऐनक लगाऊंगा दिसंबर 31 दिसंबर 2025 की ऐनक लगा के देखूंगा। अगले 12 महीने के अंदर जो पे करना है वो सारा करंट, और जो उसके बियॉन्ड है सारा का सारा नॉन करंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो, अगर मैं बैठा हुआ हूँ 30 जून 2026 पे, 30 जून 2026 पे, तो 30 जून 2026 के लिए मेरा अगर ईयर एंड 31 दिसंबर 2026, तो करंट क्या होगा? जो 6 महीने का है, ठीक है, लेकिन मेरा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर, तो करंट क्या होगा? 31 दिसंबर को मैं खड़ा हूँ, मेरा करंट क्या होगा? अगले 12 महीने का। और नॉन करंट क्या होगा? उसके बियॉन्ड। ज़बरदस्त। अच्छा जी,
अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आप सबको पता है? अच्छा ये बताओगे, मैंने पूछा नहीं वैसे तो, खैर कॉमर्स नॉन कॉमर्स का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि एक ही साथ में सब खड़े हो। कॉमर्स वाले कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, बस यहाँ से एक ही हो। और नॉन कॉमर्स? हाँ मतलब ज़्यादा नॉन कॉमर्स ही है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा है। चलो, अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? यानी कि ये एक पूरा ऐसा साल होता है जिसके अंदर मैं कर रहा होता हूँ हिसाब किताब। तो साल मेरे पास होते हैं 2 तरह के, एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और हमेशा 31 दिसंबर पे आके ख़त्म हो जाता है। एक होता है अकाउंटिंग ईयर, जिसे मैं कहता हूँ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट हो सकते हैं फॉर ईच टाइप ऑफ बिजनेस। बैंक्स के लिए ना मेजॉरिटी क्या हर बैंक के लिए सेम होता है क्या? 31 दिसंबर, यानी कि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर उनका ईयर एंड होता है। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स की, जैसे मैंने यूनिलीवर का भी ऑडिट किया हुआ ना, तो यूनिलीवर का था 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अच्छा, मैंने डालडा का भी किया ऑडिट, तो डालडा का था 1 जुलाई से 30 जून, तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या था? 30 जून। उसके लिए अगर मैं लायबिलिटी देखूंगा तो 30 जून पे खड़े होकर अगले 12 महीने देखूंगा, उसके दिसंबर नहीं देखूंगा, ठीक है। अच्छा, जनरेशन स्कूल कोई है यहाँ पे? नहीं है, सुना तो होगा जनरेशन स्कूल के बारे में। जनरेशन स्कूल का भी ऑडिट किया अलहमदिल्ला। तो उसका जो ईयर एंड था उसका ओखा ईयर एंड था ना, और 1 अक्टूबर से 30 सितंबर की वो अकाउंटिंग करता था। डन? क्या मेरी बात समझ आ रही है? लायबिलिटी के अंदर आ जाओ, 2 तरह की लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। इसको मैंने एक मिसाल से समझाने की कोशिश की, तो मैंने आपको ज़बानी कलामी समझा दी है, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना लायबिलिटी की एग्जाम्पल्स। डन, चलो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। चलो इधर आना, ज़रा वो चेयर उठाना, यहाँ रखोगे प्लीज़ बाजी के लिए। तालियां बजाओ यार सब, यहाँ करीब लाओ। हाँ घुमा दो, हाँ घुमा दो उसको। चलो ज़ोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। आ जाए, जल्दी आओ। नहीं सॉरी तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं ना, आ जाओ, क्लास के स्टार्ट में बोल दिया था मैंने, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नाम क्या है आपका? हाँ, मलाइका। हमारे साथ हॉट सीट पे आज हमारी मेहमान मौजूद हैं, मलाइका, ठीक है मलाइका। अच्छा फील हो रहा है आपको? ठीक है, नहीं हो रहा ना? अब मोबाइल नहीं रख दो, ठीक है, क्योंकि जब ये लोग आगे बैठे हैं तो फिर पीछे वाले से मोबाइल में बात करती हैं, यार ऐसा अजीब सा हो गया मेरे साथ तो यार, ठीक है। तो ऐसा आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं अभी, ठीक है। अभी आपने चुप करके लेक्चर सुनना है। चलो अब हम बात करते हैं जनाब किसकी, बोलो भाई, इनकम की। इनकम 2 तरह से आ सकती है। एक होती है वो इनकम जो मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी से आती है। जैसे अगर मैं बात करूँ मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी टीचिंग है, तो जो मैं लेक्चर बेच के पैसे कमा रहा हूँ वो क्या है, बोलो भाई, मेरी इनकम है, जिसे मैं कहता हूँ रेवेन्यू, जो मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी से आ रही होती है। एक होती है ऐसी इनकम जो मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आ रही होती, जैसे कि लोहा बेच दिया। अब बोलोगे लोहा कैसे आया आपके पास? वो बैनर लगे होते हैं बाहर बड़े बड़े मार्केटिंग के, वो बारिश से जंग खा गए। नहीं, लोहा होता है। हाँ जी, मैं आपको दिखाऊंगा कभी ना, ठीक है। तो तुम्हें शौक है ना, ठीक है, इतनी डिटेल में जानने का कि लकड़ी होती है कौन सी कितनी इंच की होती है? नहीं होती ना लकड़ी बेटा। नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा जो बाहर वो लगे हुए ना हमारे दीवार पे बड़े बड़े, वो लोहे से लगे हुए हैं, ठीक है। तो हाँ लोहे ना, ऐसा ही यार, मानती नहीं यार। हाँ, तो वो हमने जब लोहे उतारे ना पुराने, तो वो हमने 3 डब्बे वाले को बुलाया, हमने हिसाब किताब लगवाया कितने का बिकेगा, उसने बोला 5-6 हज़ार का बिक जाएगा। तो जब भी हम लोहा बेचते हैं ना, हम पार्टी करते हैं, तो फिर हमने बोला चलो यार जी शब्बीर मंगाते हैं, बीफ पिलाओ ना, बड़ा टाइट होता है तो GS का। तो हमने वो मंगवाया, हमने पार्टी कर ली, खा लिया। कभी हम देख बनवा लेते हैं चीज़ें बेच के, ठीक है। तो जो हम बाकी चीज़ें बेच के पैसे कमा रहे हैं वो क्या है, बोलो, वो रेवेन्यू है, वो अदर इनकम है। जैसे कि अगर मैंने कोई स्क्रैप चेयर उठा के बेच दी, स्क्रैप AC उठा के बेच दिया, स्क्रैप माइक बेच दिया, स्क्रैप लाइट्स बेच दी, तो ये क्या है, रेवेन्यू, अदर इनकम है। यानी कि जो मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी होगी, जो मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, ठीक है, अगर मैं वो करके काम कमा रहा हूँ पैसे, तो वो क्या है, रेवेन्यू। बाकी क्या है, शाबाश। इनकम क्या होती है? इनकम की डेफिनेशन में जनाब आपसे कहा जाता है कि इनकम अराइज होती है 2 तरह से, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। मेरे पास एसेट बढ़ गया, मैं बोलूँगा वाह यार मेरी इनकम हो गई, मेरा एसेट बढ़ गया, ठीक है, ऐसा ही है ना। और डिक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन इक्विटी। ये इक्विटी क्या होती है, अब तो आपको पता ही है खैर इक्विटी क्या होती है। डन। नंबर 2, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स,
यानी कि जो बंदा मालिक बिजनेस का बिजनेस के अंदर पैसे लाके डालता है वो इनकम नहीं होती, वो क्या होती है? कैपिटल होती है। शाबाश, बहुत आला, डन। तो इनकम कैसे आती है? इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब बोलोगे सर डिक्रीज इन लायबिलिटी से इनकम कैसे हुई? भाई मैंने इसको 5,000 रुपये देने थे, ठीक है, मैंने इसको 5,000 रुपये देने थे, इसने बोला जाओ यार माफ़ किया। बोला अरे यार टाइट मेरी इनकम हो गई यार, बेहतरीन हो गया, मज़ा ही आ गया, ठीक है, तो इसने माफ़ कर दिए पैसे, मेरी इनकम हो गई। बात समझ आ रही है? चलो, टाइप ऑफ इनकम, दो तरह की बातें होती हैं इनकम में, एक रेवेन्यू और एक अदर इनकम, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस को समझने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं चाय के होटल पे। नहीं यहाँ नहीं जाना, मतलब बैठे बैठे जाना है। वो नीचे आपने देखा चाय का होटल बराबर में, आओ वहाँ चलते हैं। मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूँ एक पराठे के बनने की, तो जो एक पराठा मेरा बन रहा है इसके अंदर क्या क्या खर्चा लगता होगा? इसके अंदर क्या हो गया? सर्दी लग रही है? मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, ठीक है। मैं सोच रहा था कोई ऑप्शन नहीं है ना, पर्दा पूछा था आपसे। एंजाइटी क्यों हो रही है? अच्छा एंजाइटी होती है ना तो ऐसे होती है यार, इसको एंजाइटी होती है, एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ऐसे ऐसे होती है। ऐसे किसको एंजाइटी होती है? मतलब मुझे तो रोना आता है एंजाइटी में, परेशान होता हूँ, ये हंस के इसको एंजाइटी होती है? कोई नई तरह की एंजाइटी है, जेन जी की एंजाइटी है। चलो आ जाओ, वापसी आ जाओ यार पराठे पे। एक अगर पराठा बन रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे ना अज्जा डल रहे होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे। पराठे के अंदर पानी का भी इस्तेमाल होगा, कैसे? आटा गूंदने के अंदर पानी का भी होगा, नमक भी होगा, गैस भी तो होगी, ठीक है, घी भी होगा और आटा वाटा बाकी चीज़ें भी होंगी। अब लेट से अगर मैं पराठा बेच रहा हूँ 60 रुपये का, तो इसको बनाने में कितना खर्चा आया? लेट से 45 रुपये का आया, तो ये 45 रुपये क्या है बोलो भाई? एक्सपेंस है उस पराठे को बनाने का। तो इस स्पेसिफिक एक्सपेंस का जिसका मैंने जिक्र किया, इसे मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि मेरा गुड्स बनाने पे कितना खर्चा है वो मेरा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एक्सपेंस की इस एग्जाम में से एक किस्म है, डन। अच्छा, इसके अलावा कौन सा एक्सपेंस होता है? अगर मैं ARTT की बात करूं तो इस बिल्डिंग का किराया है, रेंट एक्सपेंस, बिजली का बिल आता है हर महीने, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है, और जनरेटर में फ्यूल डलता है, फ्यूल एक्सपेंस, इंटरनेट का बिल आता है, जो है वो कौन बजा रहा है? नहीं यार नहीं करो, आवाज़ नहीं बजाओ, नहीं डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ और कौन सा एक्सपेंस होता है यहाँ पे? हाँ, चाय का एक्सपेंस मेजर एक्सपेंस है, 4 चाय तो मैं पी जाता हूँ दिन की, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ये सारी क्या है? एक्सपेंस होती हैं। और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बोलो भाई? बिजनेस के खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। डेफिनेशन वाइज देखूं तो कहता है एसेट का कम होना या लायबिलिटी का बढ़ जाना जिससे मेरी इक्विटी कम हो जाती है, अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। यानी कि अगर बिजनेस के अंदर से पैसा निकाल के, चीज़ें निकाल के ओनर अपनी जेब में डाल के अपने घर ले जाता है तो ये एक्सपेंस नहीं हुआ, बल्कि ये ड्राइंग होती है। ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, डन। चलो ये हमने, वो तो पहले का था, वो इनकम में बताया था कि जेब से पैसा आ रहा था, वो इनकम नहीं, कैपिटल है। वो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है। तो जिससे वो ला रहा है इन्वेस्टमेंट, मैं अगर ओनर हूँ और मैं इससे इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा हूँ तो फिर डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली ये ओनर बन गई ना, तो वो तो कैपिटल ही कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी से मांग के ला रहा हूँ, किसी से मांग के ला रहा हूँ, तो पहले मैं उसको बोलूँगा भाई मेरे पास एसेट आ गया, लोन पेबल क्रेडिट हो गया, ठीक है, और फिर वो मैंने बिजनेस का एसेट वो बना लिया, कैपिटल बना लिया उसको। बात समझ आ रही है? यहाँ से एसेट बनेगा, यहाँ से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मेरे बिजनेस की लायबिलिटी होगी ना, डन। ARTT के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगा, ARTT के लिए होगा कॉस्ट ऑफ सर्विस। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ सर्विस में जैसे लेट से मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ भाई हम एक सब्जेक्ट है वो 20,000 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसकी 20,000 रुपये की क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और लेट से 20,000 रुपये का सब्जेक्ट है, और इस बैच में मिसाल के तौर पे मेरे पास एडमिशन लेने आते हैं 10 बच्चे, ठीक है, 10 बच्चे,
तो कितना हो गया, 2 लाख रुपये आ गया। ये तो हो गई मेरी सेलिंग प्राइस, ऐसा ही है। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, फैकल्टी कॉस्ट होगी, फैकल्टी अपने पर घंटे के हिसाब से जो भी पैसे लगी वो होगी, ठीक है। अगर मैं अपोर्शन करना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये AC है, ये बिजली का बिल की अपोर्शनमेंट हो गई, ठीक है। चाय वाय के खर्चे अपोर्शनमेंट हो गए, और जो छोटे मोटे चीज़ें चल रही हैं, बिजली हो गई या कोई और चीज़ कंज्यूम हो रही क्लास के अंदर, या इसकी कॉस्ट हो गई बाकी चीज़ों की, तो वो इस तरह से मेरी कॉस्ट ऑफ सर्विस निकल सकती है। डन। लेकिन कॉस्ट ऑफ सर्विस निकालना आपका एम्बेड नहीं, समझा दिया किस तरह निकल सकती है। डन। चलो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं बात कर रहा हूँ ख़वातीन के एक 3 पीस सूट की, ठीक है। मुझे बताओ, अगर 3 पीस सूट मैं बेच रहा हूँ 7,000 रुपये का, तो इसके अंदर इसको बनाने में कुछ ना कुछ तो चीज़ें लगी होंगी ना। कपड़ा आया होगा भाई 2,000 रुपये का, सामान आया होगा वो बेलें वेलें और पता नहीं क्या कुछ ना 1,000 रुपये की आ गई होंगी, ठीक है। दर्जी को दिए होंगे कपड़े, कपड़े दिए होंगे और पैसे भी दिए होंगे सीने के लिए, तो कर करा के 4,500 रुपये की क्या लग गई, बोलो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लग गई। जब मैंने बेचा तो मेरे पास प्रॉफिट आया कितना, 2,500 रुपये का। तो ये क्या है, मेरा इनकम है। ये क्या है, बोलो भाई मेरी इनकम है। डन। चलो की पॉइंट्स पढ़ लो, तो समझ नहीं आया तो पूछो। डन। अब आ जाओ, कैपिटल या ओनर का कैपिटल, इसको पढ़ने के लिए भी हम चलते हैं चाय के होटल पे, ठीक है। नहीं यहीं बैठे बैठे हमारा जो चाय का होटल है ना, उसके बाहर लिखा हुआ है 25 घंटे सर्विस, ठीक है। और उसकी शर्ट्स पे भी ना सब प्रिंट हुआ 25 घंटे सर्विस, तो एक यूनिक होटल है। अच्छा, मैं इक्विटी को समझने के लिए गया चाय के होटल पे, और मैंने बोला देखता हूँ इसके पास कितनी इक्विटी है। तो जब मैं चाय के होटल पे गया तो इसके पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ था दराज में। इसके पास आटे की बोरियां ही बोरियां लगी हुई हैं, नमक लगा हुआ है और कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉक लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं और बड़ी सारे जो है ना चीज़ें थी। मैंने कैश भी गिना, मैंने गुड्स भी देखे, मैंने एसेट भी बाकी देखे और चीज़ें देखी, तो कर करा के जो है ना तो 4 लाख के करीब चीज़ें थी। मैंने कहा यार माशाल्लाह, तुम तो 4 लाख रुपए के तुम्हारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं यार, ज़बरदस्त यार, मतलब तुम्हारा 4 लाख रुपए सरमाया है। उसने बोला नहीं बाबा, पहली बात तुमने सही की थी कि 4 लाख के एसेट्स हैं, लेकिन 4 लाख का सरमाया मेरा नहीं है। सरमाया तो मतलब होता है इक्विटी। तो मैंने बोला भाई एसेट तुम्हारा ही है? उसने बोला हाँ हमारा ही है। मैंने तो भाई तुम्हारा है तो तुम्हारा सरमाया हुआ ना? उसने बोला नहीं सरमाया नहीं हुआ। तो मैंने बोला तो सरमाया क्या होता है? उसने बोला इक्विटी। तो मैंने बोला एसेट और इक्विटी में क्या फ़र्क होता है? उसने बोला लायबिलिटी का। मैंने बोला अच्छा ये क्या होती है? कहता देखो जो मैं तुमने कैश गिना 2 लाख रुपए का, गुड्स गिने 1.5 लाख रुपए के जिसमें चाय, चीनी, दूध, नमक और चीज़ वीज़ थे, चीज़ पराठे के लिए, कोल्ड ड्रिंक थी और आलू थे, तो 4,10,000 रुपये का मेरे पास एसेट था, मैं मानता हूँ, लेकिन सारा का सारा मेरा सरमाया नहीं है। माला अच्छा फिर? कह रहे हैं ये देख रहे हो ये कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, इसका 20,000 रुपये का बिल बाकी है, 10,000 रुपये का आलू लेकर आए हैं हमने आलू का पैसा भी नहीं दिया है। हमारा जो दिहाड़ी पे काम करता है मजदूर, इसको 10,000 रुपये देने हैं, ये परमानेंट मुलाजिम को 50,000 रुपये तनख्वाह देनी है, 90,000 रुपये का मड़ा हमारे पास अभी उधार बाकी है। मतलब अच्छा तो फिर तो सरमाया कितना हुआ आपका? उसने बोला मड़ा हमारा सरमाया हुआ 3,20,000। मैंने लगा कैसे? कहते देखो तुमने एसेट गिना, मतलब गिना कहला कितना? 4,10। बोला मेरे पास जो उधार है इस वक्त वो है 90,000 रुपये का, तो 90 माइनस कर दो कितना बचा पीछे से? बोलो भाई 3,20, तो 3,20,000 रुपये हमारा सरमाया है, जिसे मैं कहता हूँ इक्विटी। तो अगर अब मैं समराइज़ करूँ अपनी बात को, तो इक्विटी रिप्रेजेंट करती है उस खान बाबे का क्लेम ओवर हिज एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी लाइबिलिटीज़। चलो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी पढ़ लो। कहता है इंक्रीज इन इक्विटी, इनकम के आने से इक्विटी बढ़ जाती है और एक्सपेंस के आने से इक्विटी कम हो जाती है, और ड्राइंग के होने से भी मेरी इक्विटी कम हो जाती है क्योंकि एक्सपेंस पे कोई फ़र्क। क्या बात है। चलो पढ़ लो, एक एग्जांपल पढ़ लो बस, जल्दी से रिवाज हो जाएगा। मैंने पानी मंगवाया था। नहीं यार तुम्हारी क्लास में हो जाएगी। चलो जी, ड्राइंग क्या होती है? क्या उठा के ले जाए? अच्छा यानी कि
अमाउंट ऑफ मनी, गुड्स या कोई भी चीज़ अगर ओनर अपने बिजनेस से उठा के ले जाए पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग कहलाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसमें मेन क्या बातें याद रखने वाली हैं। ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होती, ड्राइंग इज अ रिडक्शन इन इक्विटी। डन। एप्लीकेबल इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप ओनली। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर डिविडेंड दिया जाता है, ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब तो आगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये तो खैर तुम लोगों को करवाना अभी सही नहीं रहेगा। ये तो पता है ना अकाउंटिंग क्वेश्चन बनती है। अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनती है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, कैपिटल कह लो इक्विटी कह लो। डन। और इक्विटी के अंदर भी फिर दो फर्दर खोल सकते हो, इनकम और एक्सपेंसेस का, आसान करने के लिए चीज़ों को। डन। ये तो आती ही होगी, ये भी कर लोगे। मतलब पता ही है ना कि अगर मैं एक मिसिंग फिगर दे दूँ एसेट लायबिलिटी इक्विटी में से, बहुत किया होगा ज़िंदगी में। चलो शाबाश। अच्छा, ये भी पता ही होगा कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ भाई क्या नॉन करंट है क्या करंट है, पता होगा। ठीक है। और अकाउंटिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है अभी पर दिखाया था तुम लोगों को, तो उसको सॉल्व इस तरह करते हैं, पता है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। एसेट में सारे एसेट लिख दो, लायबिलिटी में लायबिलिटी का कॉलम, और इक्विटी में कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग, 4 चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, और सॉल्व कर लो। डन। पक्की शक्की बात है। चलो, ये हमारे आगे सवालात। अच्छा, तो हमें पता है हमारा डॉक्यूमेंट कितने पेज का है? तकरीबन 90 से 100 पेजेस का है टोटल में। अब दिखाता हूँ कितना है। ये है 104 पेजेस का जो हमने पढ़ना है आज। हाँ, इतना ज़्यादा, मेरा इतना लाइफ ख़राब हो गया। हाँ, इसी जगह बैठोगी? क्यों भाई? अच्छा लग रहा है? शुरू मजबूरी में किया था, मज़ा आ रहा है, हो ना मुन्ना भाई वाला। तुम लोग बोलोगे ये बंदा जो है ना वो डाउटफुल लग रहा है, टोपी पहन के ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो मैं कहा कहता हूँ कि टोपी बाद में आई है, मैं पुराना हूँ। अच्छा जी, चलो एक छोटा सा रिकैप इसका कर लें, इस कॉन्सेप्ट का। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग गुड्स, एक होता है परपेचुअल, एक होता है पीरियोडिक, पता है ना? अच्छा, परपेचुअल क्या होता है? परचेजेस को आप रिकॉर्ड करते हो एज इन्वेंट्री, पक्का। और इन्वेंट्री अकाउंट आपका रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। माल आता है तो इन्वेंट्री में रिकॉर्ड होता है, और माल जाता है तो फिर इन्वेंट्री से ही निकल रहा होता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री साथ साथ बन रही होती है। डन। अच्छा, पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक में हम परचेजेस का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और परचेजेस को हम परचेजेस के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इन्वेंट्री का अकाउंट फिर साल के आखिर में जाके मैं अपडेट कर रहा होता हूँ, जब स्टॉक काउंट हो जाता है, क्लोजिंग एंड ईयर एंड की एडजस्टमेंट हो जाती हैं, तो फिर जाके जो है वो मैं इन्वेंट्री के अकाउंट में चीज़ें डाल रहा होता हूँ। ठीक है, बात सुनो, पीछे जाओ जाओ जाओ, आ जाओ। 2 मरतबा मैंने छोड़ा तुम्हें, नाम तो बताओ। हाँ, नाज़रीन कराम, हमारे साथ दूसरी मेहमान खुसूसी आज की हैं उमामा बाजी। मैंने कहा था ना मर्द हज़रात को चिल चिल पिल होते हैं, वो बातें करते भी तो पकड़ाई में नहीं आते, और ये यूँ घुस घुस के ऐसे बातें कर रही होती है, मुंह पे आ गए, शर्म भी नहीं आती। ठीक है, और तुम क्लास में बबल खा रही हो, मजाक नहीं कर रहा यार, रुचो, क्लास चल रही है ना, आप बबल खा रही हो, वो भी अकेले, शर्म आनी चाहिए। अकेले नहीं खाते आइंदा, ठीक है? जो भी लाना 2 लाना। डर गई थी यार अच्छी, बहन डर गई, बहन डर गई। चलो आखिरी पढ़ लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेज में क्या क्या आता है? परचेज होता है, फिर वो कैरेजिन वगैरह आता है, अभी हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल्स में देख लेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डन। चलो बढ़ जाए आगे। अच्छा, ये कुछ MCQs थे हमारे पास, ये थे तकरीबन 20। फिर हमने मज़ीद MCQs करवाए थे बच्चों को बहुत सारे, जो थे तकरीबन 61। फिर हम आ गए थे यहाँ पे जनरल पे। अब हम जनरल पे खुद, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन अभी जो तकरीबन आधे पौने घंटे पहले पढ़ी थी, या 1 घंटे पहले, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ऐसा ही है। तो जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो उसको क्या कहते हैं? बोलो भाई, बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग करने का अमल बुक कीपिंग होता है। ठीक है, और जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ बेसिकली जाके किसके अंदर करता हूँ? जनरल के अंदर करता हूँ। अच्छा, फिर अगली बात है क्लासीफाई करना,
क्लासीफाई कहाँ करता हूँ, लेजर में करता हूँ। समराइज कहाँ करता हूँ, ट्रायल बैलेंस में। ये सारे काम का नाम क्या है, बोलो भाई, अकाउंटिंग है। एक चीज़ रह गई इसमें, क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अब जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ कहाँ करता हूँ बताओ, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कर रहा होता हूँ। सबसे पहली जो बला हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, बल्कि रिवाइज करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, बोलो भाई, जर्नल। सबसे पहले आ जाएगा फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, नेम ऑफ पर्सन या बिजनेस आ जाएगा, जर्नल आ जाएगा, फॉर द मंथ, फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड, ऐसा केस में भी आ जाएगा, ठीक है। और सीरियल नंबर, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट आ जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट, और फिर बचपन में बताते थे बेटा एक उंगली का गैप रखना है यहाँ पे और छोड़ना है, और फिर क्रेडिट लिखना है आपने, ठीक है। और नीचे आ जाएगी क्या मेरे पास, नरेशन। अच्छा, एक होती है सिंगल एंट्री, एक होती है कंपाउंड एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब एक आध हेड आ रहा होता है, एक एसेट का आ गया, एक लायबिलिटी का आ गया, एक एसेट का आ गया, इक्विटी का आ गया। और कंपाउंड क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा हेड्स इन्वॉल्व हों, उसे हम क्या कहते हैं, बोलो भाई, कंपाउंड एंट्री। जैसे मैंने एक एसेट खरीद लिया, ठीक है, और कुछ कैश पे ले लिया, कुछ उधार पे ले लिया, ठीक है। तो मैंने अगर कुछ कैश पे कुछ उधार पे लिया तो एसेट डेबिट हो रहा होगा, ठीक है, पूरा एसेट। और कुछ कैश जो मैंने कैश पे किया वो कैश क्रेडिट, और जो उधार पे लिया है वो उसकी लायबिलिटी क्रेडिट, डन। इसी तरह से अगर मैंने एसेट उधार पे बेचा है और कुछ कैश में कुछ उधार पे बेचा तो कुछ कैश आ गया डेबिट, कुछ उधार वाला रिसीवेबल डेबिट, और बाकी सारी सेल्स क्रेडिट, डन। मेरी बात समझ आ रही है, साथ साथ चल रहे हो, ज़बरदस्त। अच्छा, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये तो रटा हुआ है, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस एक साथ और बाकी तीन एक साथ, और ये इंक्रीज डिक्रीज तुम लोगों को हिफ्ज होगा इंशाल्लाह, ऐसा ही है। चलो शाबाश, चंगा मंगा। डबल एंट्री पे आ जाता है। डबल एंट्री क्या होती है, डबल एंट्री का मतलब होता है एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 प्लेसेस। 2 जगह पे वो ट्रांजैक्शन क्या होने चाहिए, बोलो भाई, रिकॉर्ड होने चाहिए है, ठीक है। अच्छा, और इस अमल को हम कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। हर एंट्री के लिए एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। अच्छा, एक बात बता दूं यहाँ पे, तुम लोग को पता है मेरे पास अभी एक लड़की का फीडबैक आया, नवंबर बैच की थी। उसने मुझे बोला प्रैक्टिकल तो सॉल्व करने वाले एमसीक्यू मेरे पास शायद 1-2 ही आए होंगे, सारी थ्योरी उसके पास। मिलवा दूंगा तुम लोगों को, मसला नहीं है। हाँ, नसीब नहीं बेटा, आ जाते हैं ये, तुम्हारा नसीब भी हो सकता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है तुम्हारे पास प्रैक्टिकल ही आएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर जितनी मेहनत तुम लोग प्रैक्टिकल पे कर रहे हो ना, सॉल्व करने पे, उतनी मेहनत थ्योरी पे भी कर लेना। और ख़ास तौर तुम लोगों को तो मार्च बैच में खुद पढ़ा रहा हूँ 5 चैप्टर बाकी आखिरी के, तो डेप्रिसिएशन के तुम लोगों ने नोट्स देख लिए होंगे खतरनाक किस्म के, फुल थ्योरी। डिफरेंट होता है वही। पूल ऑफ लेट से 1000 क्वेश्चन हैं, किसी के पास कुछ जा रहे हैं, किसी के पास सारी थ्योरी जा रही है, किसी के पास सारा प्रैक्टिकल जा रहा है, किसी को कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल जा रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। ऐसा है, गलत नहीं है, क्या है। अच्छा, मलाइका फ्रॉम करंगी कह रही हैं ये गलत है, तो मैं आई कैप के ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको रिकन्सिडर करें, ठीक है। मैंने दरख्वास्त दे दी है, ठीक है। आ जाओ आगे। क्या बोला तूने? आवाज़ आ रही थी। क्या बोला था? मॉडल? अरे पेप्सी, ओह मॉडल में रहती हो, मॉडल में रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास, स्वात के पास, सेकंड वाइफ के पास, ओके। क्यों, क्या बुरी बात? तो उसने बोला ना मॉडल, मॉडल बोल देते तो देखो बंदा ना खुद एक्सपोज होता है, देखो जो वैसे एक बात है, मेरे रिश्तेदार ना बहुत सारे मरीज में रहते हैं, तो देखो अच्छा ये बात सुनो, तो बुरा तो नहीं लगता ना, नहीं लगता ना, लगी भी तो मेरी भला से क्या कह सकते हैं, लेकिन खैर वैसे बुरा लगे तो बता देना, वो तुम्हारी एम्बेसडर को तुम्हारे ब्याह पे बुरा लग रहा है, ठीक है। खैर है, देखो मैं तुम्हें शुरू में कहा था मैं 10 मिनट ज़्यादा सीरियस नहीं रह सकता, और तुम लोग मुझे जितने मौके दोगे ना वो इतना पकड़ लूँगा। अच्छा खासा मैंने कोरंगी बोला था, एक्सपोज नहीं हुई थी, ठीक है। अब देखो हंस भी वही रही है, इससे पहले आग लगाई और अब खुद हंस रही है, ठीक है। चलो आ जाओ, बाकी बातें हम चलते चलते करते रहेंगे, ठीक है। आ जाओ। टोटल डेबिट्स टोटल क्रेडिट्स के बराबर होते हैं। अच्छा,
हाँ, तो बात चल रही थी एमसीक्यूज़ की, वो बात चल रही थी। फिर हम कहाँ से कहाँ, तुमने तो बीच में मस्ती की थी ना, सारा गलत होता है, देखो पिन किया ना था तुम। अच्छा, तो भाई हर बंदे के पास अलग एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इसलिए जो मैंने थ्योरी के नोट्स दिए ना, उसको कम से कम 2 मरतबा पढ़ लोगे ना अच्छे से, एक बार पढ़ते हुए एक बार रिवाइज करते हुए, 2 मरतबा किताब को पढ़ लोगे ना मेरी थ्योरी, कहीं और से इंशाल्लाह आएगी नहीं। क्योंकि आई थ्योरी कहाँ से पूछता है, जो किताब में लिखा हुआ वहीं से उठा के पूछेगा। तो मेरे नोट्स 2 मरतबा पढ़ लो, थ्योरी की टेंशन ख़त्म, कोई टेंशन नहीं है। और मैंने आई के किताब को सामने रख के जब अपने नोट्स बनाए ना, तो एज अ टीचर ना मुझे पता चल जाता है कि यार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम लिखी हुई है, यहाँ पे एग्जांपल और होना चाहिए, ये लिखा हुआ है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद होनी चाहिए नीचे। तो मैंने सेल्फ स्टडी सेंटर्ड नोट्स बनाए, यानी कि जब वो पढ़ोगे ना उसके अंदर एग्जांपल्स भी भरपूर डाली हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन तो बना दिया है। इसके बाद मैंने बैड डेट्स तकरीबन तैयार हो गया है, बस एमसीक्यू चलना बाकी है। तो बैड डेट्स भी मैं आज शेयर कर दूँगा, तो प्रिंट करवा के अपने पास रख लो, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वहाँ से रीड करते जाना चीज़ें, और पढ़ाऊँगा उसी नोट से बस इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जो स्टडी टेक्स्ट जो अपडेटेड वाला है ना, उसका क्या है, मतलब आई हैव द प्रीवियस वन किसी से लिया था, तो वो डिस्कार्ड कर दूं या फिर नया वाला? नया वाला ले लो, कुछ चीज़ें आके में डाली हैं नए वाले में, डेफिनेशन छोटी मोटी ऐड कर दी। अब मैं बिल्कुल लॉग बना नहीं सकता ना बैठ के, वो फिर देते भी तो है कि हमने ये चेंजेस किए इस चैप्टर में। मुझे नहीं पता, मेरे हाथ लगा नहीं। चले भाई, बढ़ जाए आगे, चलो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग ना आप 2 तरह से करते हो, एक करते हो आप कैश बेसिस पे, एक करते हो आप अक्रूवल बेसिस पे। कैश बेसिस अकाउंटिंग कहती है जितना कैश आया रिसीव कर लो, जितना कैश पे किया रिकॉर्ड कर लो, ख़त्म बात। हम अकाउंटिंग करते हैं अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मुझे ये कहती है कि आपने एक्सपेंस जब रिकॉर्ड करना है जब अकर हो गया, ना कि जब का आप एक्चुअल कैश फ्लो कर रहे हो अपना। यानी कि अगर मेरा फरवरी का एक्सपेंस है और मैं मार्च में जाके बिल पे कर रहा हूँ, तो फरवरी का एक्सपेंस फरवरी के महीने में ही रिकॉर्ड होना चाहिए, मार्च में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और इनकम के बारे में कहता है जब आप अर्न कर लो, जब आप इनकम के हकदार बन जाओ, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। मैंने तुम्हें अपनी घड़ी बेच दी, मैं इनकम का हकदार बन गया हूँ, भले तुम मुझे 15 दिन बाद पैसे पे करो, अगले महीने करो, अगले साल करो, लेकिन इनकम ये उसी अकाउंटिंग पीरियड की रिकॉर्ड की जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एडवांस पेमेंट दे दो, कोई मसला नहीं है। तो वो भी रिकॉर्ड होगी ना, इनकम में, इनकम में तब रिकॉर्ड होगी जब आप बेचेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। इनकम में जब रिकॉर्ड होगी जब मेरी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बेसिकली वो तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं, वो IFRS 15 के अंदर हम पढ़ते हैं जाके IFR 1 में कि कब इनकम आपने रिकॉर्ड करनी है। डन। चलो मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अक्रूवल बेसिस की मेरे पास एंट्री पड़ी हुई है 28 फेब को। 28 फेब को मेरे हाथ में बिल आ गया, मैंने एंट्री डाल दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल क्रेडिट, और 15 मार्च को जाके मैंने पे किया, बिल पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब बताओ एक्सपेंस कब रिकॉर्ड किया मैंने? फरवरी का फरवरी में किया। एक्चुअल कैश आउटफ्लो कब हुआ? मार्च में, कोई मसला नहीं है। डन। चलो इसी तरह से रिसीवेबल अर्न बेसिस पे होता है। 2 मार्च को मैंने माल बेचा, 2 अप्रैल को मैंने पैसे लिए, तो 2 मार्च को रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट और 2 अप्रैल को कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। डन। चलो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरे पास किसका? कॉन्ट्रा एसेट का। कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है? एसेट क्या होता है? एसेट तुमने पढ़ लिया। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये हमेशा अपने एसेट से अपोजिट साइड मूव करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अल्लाह भला करे आपका, कॉन्ट्रा एसेट से पहले एक और मिसाल लेते हैं। देखो कुछ होते हैं छोटे मोटे एसेट्स, कुछ होते हैं छोटे मोटे एसेट्स, कुछ होते हैं बड़े बड़े एसेट्स। अच्छा, जो छोटे मोटे एसेट्स होते हैं ना, जैसे कि ऑफिस सप्लाइज, स्टेशनरी, इसको क्या मैं फॉरेन एक्सपेंस आउट करता हूँ? नहीं, यूजेज के हिसाब से करता हूँ। ऑफिस सप्लाइज डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया, जब मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, तो फिर मैं उसको एक्सपेंस आउट करता हूँ। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट कर दिया और ऑफिस सप्लाइज को क्रेडिट कर दिया। पड़ा हुआ ना एंट्री कंजम्पशन की, पड़ी हुई ना। डन। अच्छा, अब कुछ होते हैं मेरे पास बड़े बड़े एसेट्स, कुछ होते हैं मेरे पास, बोलो भाई, बड़े बड़े एसेट्स। तो बड़े बड़े एसेट्स को ना मैं यकमुझ एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता। अगर लेट से मैंने मशीनरी खरीदी है 50 लाख रुपए की, और मैं 50 लाख रुपए का एक्सपेंस सारा का सारा एक साल में रिकॉर्ड कर दूँ एक साथ, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, अकाउंट्स का इतना सारा लॉस दिखा देगा।
तो मुझे बताओ, मुझे मशीन का खर्चा किस तरह रिकॉर्ड करना चाहिए, जिस तरह वो मुझे बेनिफिट दे रही है, एड्स के हिसाब से नहीं। अगर हाँ लाइफ के हिसाब से या यूजेज के हिसाब से, वो हम डेप्रिसिएशन में जाके डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कल से, ठीक है। लेकिन मैं उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करूँगा उसके यूजेज के हिसाब से, यानी कि जितना मुझे फ़ायदा दे रही है। अगर एक मशीन मुझे 5 साल फ़ायदा दे रही है तो उसका एक्सपेंस 5 साल पे रिकॉर्ड होगा, 10 साल पे दे रही है 10 साल पे रिकॉर्ड होगा। शुरू में ज़्यादा फ़ायदा दे रही है तो शुरू में ज़्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूँगा, आखिर में कम दे रही है तो आखिर में कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूँगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए डेप्रिसिएशन को मैं एक एंट्री बनाया करता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यहाँ तक सब साथ हैं। एक और एंट्री बनाता हूँ क्रेडिट में, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? ये एक कॉन्ट्रा एसेट है जो कि एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए क्रिएट किया गया है। यानी कि अगर बैलेंस शीट पे जाऊंगा तो बैलेंस शीट में मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँगा कॉस्ट 1 लाख रुपए मशीन की, लेस कर रहा हूँ क्या? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? कॉन्ट्रा एसेट है जो मेरी एसेट की वैल्यू को कम कर रहा होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो, इसी तरह से बैड डेट एक्सपेंस भी है। मैंने माल बेचा किसी को उधार पे, मैंने बोला भाई अकाउंट सेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब मुझे लग रहा है यार इसमें से ना 20,000 रुपये का माल के पैसे मुझे नहीं मिल सकेंगे, डाउटफुल हैं। तो फिर मैं क्या कर दूंगा, उसको कम करके दिखा दूंगा। रिसीवेबल लाख से आ रहा है, लेस कर दूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000, लेस करके कितना आ गया? 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये दिखा रहा हूँ। ये वाला जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये किसी मसलहत के तहत कर रहा हूँ। कोई मुझे नाम बता दो उस कॉन्सेप्ट का, कोई नाम बता दो मुझे उस कॉन्सेप्ट का कि किस कॉन्सेप्ट के तहत मैं ये काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऐसा। कि मुझे लग रहा है, चलो हिंट देता हूँ, मुझे लग रहा है कि पैसे नहीं मिलेंगे, चलो फ़ौरन से अपने एसेट को कम कर देता हूँ। हाँ गुड, शाबाश, याद आया। अब देखो इस क्लास का मकसद समझ आया क्या है? कि रिवायत हो रही, जो जंग लगी हुई है थोड़ी बहुत, वो धूल मिट्टी लगी हुई वो हट रहा है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत कर रहा हूँ कि वो कहता है कि आपके एसेट्स ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए, आपके एक्सपेंस अंडर स्टेट नहीं होने चाहिए। तो एसेट ओवर स्टेटेड थे, लाख रुपए पे ओवर होते, होने कितने पे चाहिए थे? 80,000 रुपये। तो फ़ौरन से कम कर दिया। तो कम करने के लिए जिस अकाउंट को इस्तेमाल किया वो कॉन्ट्रा एसेट था। डन। तो इसमें 3 चीज़ें, 3 कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिए। एक तो कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंस, कंजम्पशन ऑफ एसेट, छोटे मोटे एसेट की कंजम्पशन, दूसरा डेप्रिसिएशन, और तीसरा कॉन्ट्रा एसेट। डन। चलो ज़बरदस्त। एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर हम कदम रख चुके हैं, अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इसी का छोटा भाई है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एक्सपेंस को ऐसे रिकॉर्ड करो जैसे आप रेवेन्यू कमा रहे हो, यानी कि आपने एक्सपेंस को मैच करना है अपने रेवेन्यू के साथ। अगर एक मशीन मैंने खरीदी और इससे मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ और गुड्स बेच रहा हूँ और ये मैं 5 साल तक बेचूंगा, तो मुझे इसका जो मशीन का एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, कब तक रिकॉर्ड करना चाहिए? बोलो भाई, 5 साल तक रिकॉर्ड करना चाहिए है। डन। द मैचिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर करता है कि एक्सपेंस आप रिकॉग्नाइज करोगे सेम पीरियड में एज रेवेन्यूज, दे हेल्प टू जनरेट दिस इंश्योर एक्यूरेट प्रॉफिट मेजरमेंट, यानी कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में आपने दिखाना है। डन। चलो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म की अप्रोच भी इसको मैं कह सकता हूँ, ये मैंने अभी आपको समझा दी है ऊपर वाली स्लाइड में। डन। चलो, ये इसका एक समरी टेबल आ रहा है, बोलोगे तो ये वाले नोट्स हम लोगों से शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। चलो, अब हम बढ़ जाएं अगली बातों पे, जिसका नाम है क्या? बोलो भाई, डिस्काउंट्स। ख़त्म करना है आज, ख़त्म करना है आज। इतना मारूंगा, आधा घंटा हो जाएगा। चलो, मुझे हिम्मत दिए रखो इंशाल्लाह। आधा घंटा नहीं, 40 मिनट है, 3:20 हो रहा है, 37 हो रहा है। 20 कौन सी दुनिया में भाई? अच्छा। चलो जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। देखो, आधा तो तुम लोगों को सब कुछ हम रिवाइज ही कर रहे हैं। डिस्काउंट होते 2 तरह के, एक होता है डिस्काउंट दिया, एक होता है डिस्काउंट लिया, एक होता है डिस्काउंट दिया, एक होता है डिस्काउंट लिया, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव। पहले पढ़ेंगे हम डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड के अंदर होते हैं 2 तरह के डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वो व्यापारी के कंधे पे हाथ रखा, यार नसीब का सौदा है, पहला सौदा है, कुछ कम कर दे यार, देख भाई बड़ी दूर से आए यार, देख चल की हालत बुरी हो गई, कुछ कम कर दे यार, ठीक है। अच्छा, और औरतें ट्रेड डिस्काउंट कैसे करवाती हैं भाई? वो कितने का जोड़ा है? 20,000 का, पिछली दुकान पे 400 रुपये का छोड़ के आई हूँ, ठीक है। ये क्या होता है भाई? ट्रेड डिस्काउंट, खड़े नेगोशिएट करना है, ऐसे हम क्या कहते हैं? बोलो भाई, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या बनती है? नहीं बनती। शाबाश, गुड, ठीक है। तुमने अगर ये जवाब बता दिया होता ना तो तुम पीछे होती हैं। बबले थोड़ी खानी है, बैठी है यहाँ पे सिर्फ, हैं। चलो, अच्छा, दूसरा होता है सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट।
यानी कि सेटलमेंट में डिस्काउंट मिलेगा, अर्ली पेमेंट में मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो 2% डिस्काउंट, वरना कोई डिस्काउंट नहीं। ठीक है, इस तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। चलो डिस्काउंट अलॉट पे आ जाओ। ये वाला हमने पढ़ लिया। इसकी बोलो भाई कोई एंट्री डिस्काउंट की अलग से नहीं बनती, बस डिस्काउंटेड प्राइस पे मैं अपना आइटम रिकॉर्ड कर लेता हूँ। डन। चलो अब हम पढ़ेंगे सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि इफ़ द कस्टमर इज़ एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली और नॉट। मुझे लगता है कस्टमर जल्दी पे कर देगा, तो मुझे अपने एसेट को बढ़ा के नहीं दिखाना बल्कि कटा के दिखाना है। 95 रुपीज़ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। डन। कस्टमर ने वाकई जल्दी पे कर दिया, मेरी अंदाज़ा बिल्कुल सही था, कैश आ गया, रिसीवल चला गया। कस्टमर ने देर से पे किया, कस्टमर ने देर से पे किया और वो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं रहा, कैश पूरा आया। सेल कितने से रिकॉर्ड करनी थी, करी हुई थी 95 से की हुई थी, अब कितने से करनी पड़ेगी, 5 रुपये से बढ़ानी पड़ेगी ना। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डन। चलो अगली बात, कस्टमर लगता है इसकी गरीब हालत देख के कि भाई इससे पैसे निकलवाना मुश्किल हो जाएगा, तो टाइम से पे कर ही नहीं सकता, तो कितने पे रिकॉर्ड करूँगा सेल, पूरे पे करूँगा। कस्टमर ने देर से पे किया, वाकई देर से पे किया, पूरा सही है, उल्टा दूंगा एंट्री को। डन। कस्टमर जल्दी पे कर दिया, अरे बाप रे तो जल्दी आ गया। अब यहाँ पे 2 अप्रोचेस हैं। ठीक है, नंबर 1 डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लूँगा, कैश मिलेगा 95, रिसीवल जाएगा पूरे से, रिसीवल पूरे से फारग हो जाएगा और बाकी डिस्काउंट में आ जाएगा। नंबर 2 दूसरी अप्रोच क्या है कि मैं अपने सेल को रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, कैश पूरे से ही आएगा, रिसीवल उतने से आएगा। दूसरा क्या होगा, बोलो भाई इनकम को कम कर दूंगा। दोनों अप्रोचेस एक्सेप्टेबल हैं। अगला आ रहा है मेरे पास, ये डिस्काउंट अलाउट की थ्योरी आ रही है, पढ़ लोगे ना। चलो अब आ जाओ डिस्काउंट रिसीव्ड। पढ़ क्या लोगे, पढ़ी हुई है। डिस्काउंट रिसीव्ड में भी वही सारी बातें। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मैंने खड़े डिस्काउंट ले लिया, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। दूसरा क्या है, कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। दूसरा मैंने देर से पे किया, पूरा उल्टा दूंगा। मैंने जल्दी पे कर दिया, क्या मिल जाएगा, बोलो भाई डिस्काउंट मिल जाएगा। कैश पे करूंगा 95 से, पेबल पूरे से गायब और डिस्काउंट रिसीव। दूसरी अप्रोच क्या कर दूंगा, परचेज को कम कर दूंगा। परचेज बढ़ा के दिखाई हुई थी, अब क्या कर दूंगा, बोलो भाई कम कर दूंगा। ज़बरदस्त, डिस्काउंट रिसीव हो गया। ये 2 बड़े मछली होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, चले गए। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। सेल करते हुए क्या एंट्री बनाते हो, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। रिटर्न करते हुए सेल रिटर्न डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स भी डेबिट कर सकते हो, सेल रिटर्न भी डेबिट करते हो। तुम लोग क्या करते हो, सेल डेबिट करते हो, सेल रिटर्न अलग से नहीं बनाते। हाँ अलग से बनाते हो ना, ठीक है अलग से बना लो। ठीक है, परचेज के लिए भी सेम, परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट, पेबल डेबिट, परचेज क्रेडिट। कोई खलाई बात तो नहीं कर रहा ना, पता है ना। हाँ जी, समझ तो आ रहा है ना, स्लो बोलूँगा ना तो। चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। सेल करते हुए क्या करता हूँ, रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू, सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री क्यों बनती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत बनती है। पराठे का एक्सपेंस अभी रिकॉर्ड करूँगा जब पराठे से मेरे इनकम रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें लंबी हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में तहरीर लिखी हुई है। अच्छा अगली बात आ जाओ, मार्कअप एंड मार्जिन। पता है ना क्या होता है, कैलकुलेशन आती है, किसी को मसला है इसमें, पक्का। मार्कअप किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट पे, मार्जिन सेलिंग प्राइस पे। अगर मैं तुम्हें बोलूँ और डाटा दूँ तो कैलकुलेटर पे हाथ के हाथ मुझे मार्कअप मार्जिन निकाल के दे सकते हो। चलो इसके बताओ, नीचे वाली का। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹240 एट द मार्जिन ऑफ 25%। हाँ कॉस्ट बताओ कितनी आएगी। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, तुम्हें भी समझ नहीं आया, अभी आए ना एक उड़ के। चलो समझाया था अभी। यूनिटी आ रही है, चलो सही आ रही है। चलो तो मैं आता ना होशियार। चलो
मैं रिकॉल करवा देता हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। नहीं है तो फिर बताना, दोबारा क्लास के बाद देख लेंगे। देखो, मार्कअप और मार्जिन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ करण और अर्जुन है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, मार्कअप और मार्जिन कुछ भी नहीं है। बोलो मार्कअप और मार्जिन कुछ भी नहीं है, बस प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। बोलो मार्कअप एंड मार्जिन कुछ भी नहीं है, बस प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। बोलो मार्कअप एंड मार्जिन कुछ भी नहीं है, बस प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। बोलो मार्कअप एंड मार्जिन कुछ भी नहीं है, बस प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। तुम में से पंजाबी किसको आती है? आती है? उसको भी आती है। चलो बोलो पंजाबी में बोलो, मार्कअप एंड मार्जिन कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। ज़ोर से बोलो। हाँ, ज़ोर से बोलो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। मार्कअप में मार्जिन कुछ भी नहीं, प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। ये तो तुमने उर्दू ही बोली है। नहीं सर, ये सर वो कच्ची पंजाबी डीप वाली नहीं है। अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ ना। सराइकी कौन है यहाँ पे? सराइकी आती है किसी को? सिंधी आती है सर, सिंधी आती है। सिंधी आती है? चलो सिंधी में बोल के दिखाओ, मार्कअप और मार्जिन कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। ज़ोर से बोलो। हाँ, सिंधी में बोलो। गिलगिती में किसको आती है? वाइट ड्रेस वाला आती है? चलो बोल के दिखाओ। तुम बोलो तो तुम बोलो। बोलो मार्कअप और मार्जिन कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। यार तुम लोग लड़कियों से ज़्यादा शर्माते हो यार, यकीन करो यार, तुम लोग यकीन करो ना, लूसी हो सारे। छोड़ यार अब। अच्छा मेरी बात सुनो, एक चीज़ लिख लो अपने पास कि रिगार्डलेस ऑफ द मेथड वी फॉलो, बेस विल बी 100। ये बेस 100 का मतलब वो डैग वाली बेस नहीं जो आप 100 पे ले जाओ, ठीक है, ये दूसरी वाली बेस है, ठीक है। अच्छा, अब बेस क्या होती है? बेस डिपेंड करती है कि तुम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो, मार्कअप से कर रहे हो या मार्जिन से कर रहे हो। मार्कअप में बेस क्या होती है? कॉस्ट। मार्जिन में बेस क्या होती है? सेलिंग प्राइस। यानी कि मार्कअप अप्लाई होगा कॉस्ट के ऊपर और मार्जिन अप्लाई होगा सेलिंग प्राइस के ऊपर। क्या ये बात समझ आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? चलो, अगर मैं तुम्हें एक और सिंपल बात कहूँ कि एक है कॉस्ट, सॉरी एक है सेलिंग प्राइस, एक है कॉस्ट और एक है प्रॉफिट। ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, ना मार्कअप है ना मार्जिन है। मैं किसी को कोई चीज़ बेच रहा हूँ और फिर मैं बोल रहा हूँ भाई मैं प्रॉफिट रखूँगा 20% का। अब मार्कअप है या मार्जिन है मैं नहीं बता रहा, अभी 20% का प्रॉफिट रख रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 100, लेट से 100 होगी, लेट से 100 होगी। कोई ना कोई कॉस्ट इनकर की होगी 80 रुपये की, 80% कॉस्ट इनकर हुई होगी और 20% मैंने प्रॉफिट कमाया होगा। अब ये 20% मार्कअप है या मार्जिन, मैं अगेन कह रहा हूँ मैंने नहीं बताया, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ बेची होगी, 80% मैंने कोई खर्चा किया होगा, तो मैंने 20 रुपये का मार्जिन उसके ऊपर या मार्कअप उसके ऊपर रखा होगा, ठीक है। नहीं तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं सेलिंग प्राइस से ही चलूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि हाँ, मैं एक तुम्हें वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मार्कअप निकालूंगा ना, अगर मैं मार्कअप निकालूंगा तो मेरी बेस हो जाएगी कॉस्ट, अगर मैं मार्जिन निकालूंगा तो मेरी बेस हो जाएगी सेलिंग प्राइस, और बेस हमेशा क्या होती है? हाँ 100। तो इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो ये मार्कअप है मार्जिन है? मार्जिन है। क्यों? क्योंकि बेस क्या है इसमें? 100। अच्छा, अगर मैं मार्कअप वाइज चलूँ, मैं बोलूँ भाई मेरी बेस है कितनी? 100। ये सिर्फ नंबर्स हैं, ये परसेंटेजेस में कह लो, ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, 100, और मैंने मार्कअप रखना है कितना? 20% का, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 120% होगी। डन। इसको तुम परसेंटेज भी कह सकते हो, इसको तुम होल नंबर में भी कैलकुलेटर पे रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि यही वाली एग्जांपल ले लो, ये वाली जो मैं इसको बोली थी करने का, कहाँ गई? सोल्ड गुड्स वर्थ ₹240 एट अ मार्जिन ऑफ 25%।
₹240 का माल मैंने बेचा है एट अ मार्जिन ऑफ 25%। अब मार्जिन में मुझे पता है सेलिंग प्राइस 100 होती है। इसने क्या बोला, सोल्ड गुड वर्थ ₹240, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 240। अच्छा कॉस्ट बताई हुई है, नहीं बताई हुई है। मार्जिन बताया हुआ है कितना 25%, किसके ऊपर लगेगा, सेलिंग प्राइस पे लगेगा। कैसे, क्योंकि मुझे पता है मार्जिन के अंदर ना सेलिंग प्राइस 100% होती है। इसको मैं और डिटेल में करवा रहा हूँ। सेलिंग प्राइस 100% होती है, तो ये कितनी होगी 80%, तो ये कितना होगा। अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो मैं पता क्या करूँगा, मैं बोलूँगा 240 रिप्रेजेंट करता है 100% को, मुझे चाहिए 20%, कितना होगा, हाँ 25, मुझे चाहिए 25%, कितना होगा बताओ, 60। अच्छा अगर चाहो तो उसको बैलेंसिंग भी निकाल लो, चाहो तो मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि 240 रिप्रेजेंट करता है 100 को, मुझे चाहिए 80, कितना आ रहा है 180। डन। चलो ये हो गया मेरे पास, क्या बोलो मार्कअप था मार्जिन था, हाँ जी मार्जिन था, शाबाश। अच्छा अगर मैं मार्कअप की बात करूं, मैं बोलता हूं मैंने गुड्स बेची हैं 170 रुपये की एट आ मार्कअप ऑफ 30%। 170 रुपये का माल बेचा है एट आ मार्कअप ऑफ 30%, तो मैं बोलूँगा भाई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट कितनी होती है मार्कअप में 100%, सेलिंग प्राइस कितनी होती है जितनी प्रॉफिट माइनस कर, मेरे प्रॉफिट मार्जिन कितना था 30% था, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 70 होगी, 130 नहीं होगी, क्या हो गया लालू। अच्छा ये कितना होगा भाई 30%, 170 रुपये का मैंने क्या बेचा है, माल बेचा है पक्का, तो ये 170 है। अब मुझे अगर 100 पे आना तो क्या करना पड़ेगा, 170 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, कितना आया बताओ, हाँ कल तक आ जाएगा जवाब। यार कैलकुलेटर पे निकाल ले हो ना जवाब। 170 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100, 130.76 आ रहा है। चलो 130 कर लो उसको, कितना बचा भाई पीछे, डन। अच्छा अगर मैं इसी जुमले को रिफ्रेश कर दूं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹130 एट अ मार्कअप ऑफ 40%, सॉरी 30%, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, मेरी बात और सुनो जुमला। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने बोला, मैंने इसी एग्जांपल में मैंने तुम्हें कहा कि मैं प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, मार्कअप पे बेच रहा हूँ 30% की, और वर्थ रुपीज़, मैंने गुड्स बेची है वर्थ ₹170, तो मैं पहले ना रफ में वर्किंग कर रहा हूँ, छोड़ दो सब चीज़ों को। मेरा प्रॉफिट कितना चाहिए 30, मार्कअप है, मार्कअप में बेस क्या होती है, बेस क्या होती है कॉस्ट, कॉस्ट हमेशा कितनी होगी 100%। अगर 100 मेरी कॉस्ट है, 30 मेरा मार्जिन है, सॉरी मार्कअप है, तो बेचा कितने का होगा, कैसा कैसा, ठीक। चलो अच्छा अब मुझे बताओ, अब मैं अपने जुमले को रिफ्रेश कर रहा हूँ, गौर सुनना, यही एग्जाम्पल है लेकिन जुमला रिफ्रेश होने जा रहा है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹130 एट अ मार्कअप ऑफ 30%। अब क्या करोगे, अब तुम्हें सवाल में क्या पता है, कॉस्ट पता है, कैसे, मैंने क्या बोला कॉस्टिंग रुपीज़, तो 130 आ गया, 130 100% है। अब ऊपर जाने के लिए क्या करोगे, 130 डिवाइड बाय 100 इंटू 130, डन, कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा, ऐसा ही है। चलो मार्कअप मार्जिन हो गया भाई, चलो। अच्छा समझ नहीं है तो मुझसे नोट्स ले लेना, ग्रुप पे मांग लेना किसी से, कोई बच्चा शेयर कर देगा वैसे, और उसको एक दफ़ा रीड आउट करोगी तो चंगा मंगा हो जाएगा। डन। इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस,
सबको पता है भाई इंटरेस्ट इनकम कैसे निकलती है। कोई ना कोई आपने अल्लाह माफ़ करे सूद पे कोई पैसे रखवाए होंगे बैंक से, बैंक पे और आपको सूद मिल रहा होगा सूदखोरों को, तो इंटरेस्ट इनकम कैसे निकलेगी? प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट्स और मल्टीप्लाई कर दो टेन्योर से, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और एक्सपेंस की क्या बनेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। डन। कंजम्पशन ऑफ एसेट पढ़ा चुका हूँ ऊपर अभी। सर इंटरेस्ट तो स्मार्ट बैंकिंग में भी होता है, वो नहीं होता इस पे हम इंशाल्लाह कभी फ्लक्चुएशन होती है। इस पे हम कभी फिर मज़ीद बहस कर सकते हैं। मैं आपको मुफ्ती साहब से कनेक्ट कर दूंगा तो इंशाल्लाह फिर आप उनसे इस पे बहस करिएगा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल के करीब तरीन है, लेकिन टोटल नहीं कह सकते आप इसको, ये बात ठीक है। मतलब डाउट होता है उसमें। नहीं, डाउट तो नहीं होना चाहिए ना, डाउट तो नहीं होना चाहिए। खैर आप जितनी हद तक आप बच सकते हो ना फाइनेंसिंग से, आप बच जाओ ना। हाँ, है कुछ आप अगर आपके दिल में आ रही है, इसमें कराहियत आ रही, तो आप नहीं करो, ठीक है। लेकिन जिनको इल्म नहीं है वो फिर मुफ्ती साहब के कंधे पे रख के चला सकते हैं, ठीक है। सर मुफ्ती साहब बिके हुए थे, मतलब ऐसी बात नहीं है, ऐसी बातें नहीं करो। मेरे से पूछ के पैसे थोड़ी लेते होंगे। नहीं मतलब कुछ कुछ दे देते हैं, मुझे लगता है उनको 50-50 का बांट देते हैं। आधा आपका ये सवाल ना तुम सर 7 की क्लास में करना, सर मुझे क्लास में बांट के डाल देंगे। ये सवाल तुम करो सर 7 की क्लास में, फिर तुम्हें मिलेगा सर जवाब। सर बोलेंगे अब तू देगा, तू अपनी औकात देख। सर मैं सच में पूछ रही हूँ आपसे, एक्चुअली यस और अरे सर स्किल इशू बोल रहा है ये, क्या बोल रहे हैं? स्किल इशू बोल रहा है आप इनडायरेक्टली। तुमने क्या बोला? क्या लफ्ज़ का कौन सा इशू? स्किन स्किन इशू क्या होता है? स्किल, अच्छा स्किल, अच्छा देर से समझ आया मुझे। देखो ना मैं आलिम हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैंने दरस निज़ामी किया हुआ है, ठीक है, और ना मैं बैंकर हूँ, ठीक है। तो जिस चीज़ की नॉलेज मुझे नहीं है उस चीज़ से मैं बहस नहीं करता। मैं आपको रूट करता हूँ सर साद अल्ताफ़ पे, वो क्वालिफाइड भी हैं और वो इस बारे में इल्म रखते भी हैं, तो वो आपसे इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप उनसे बात कर लो, आप उनसे बात करना इस बारे में, वो आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। नहीं वाई वुड नहीं यार, अरमान था बनने का, मैट्रिक में ना हार्ट ब्रेक हुआ था पहली बार, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना दरस निज़ामी करने चले जाता हूँ। घर वालों ने करने नहीं दिया। पढ़ा लूँ? क्यों? तो मैं किराया आ रहा है, इसे कुछ याद आ गया शायद। चलो बढ़ जाते हैं आगे। अनअर्न्ड इनकम एंड अर्नड इनकम क्या होती है? अनअर्न्ड इनकम एंड अर्नड इनकम क्या होती है? इसकी बेहतरीन मिसाल ऐसी है कि जैसे आप जाते हो डॉक्टर के क्लिनिक पे, पाँव नहीं हिलाओ ना, क्यों डांस करना है यहाँ बैठ के, चुप करके बैठो आराम से। हाँ तो ये झूल क्यों रही हो ऐसे ऐसे करके? सुकून से, तमीज़ी। अनअर्न्ड इनकम एंड अर्नड इनकम। जाओ तुम पीछे बैठ जाओ, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इधर बैठ के चपाड़ 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 जुगाली की जा रही है। फिल्म देखने आई हो कोई? सिनेमा चल रहा है, जरा रिलैक्स करके ऐसे। क्या है यार ये? चलो ज़्यादा ही फ्री हो गए। चलो भाई, तीसरी मरतबा अनअर्न्ड इनकम एंड अर्नड इनकम। सबसे बेहतरीन मिसाल है डॉक्टर के क्लिनिक की। आप जाते हो, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनका टोकन मिलता है, पहले टोकन मिलता है, उनके आने से 2-3 घंटे पहले टोकन मिलना शुरू होता है, वो मरीज़ लेके बैठे होते हैं और फिर डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब जाते हैं और एक एक बंदे को देखते हैं। अगर मैं अज्यूम करूँ कि आज उन्होंने सारे टोकन जनरेट कर लिए और उनका नंबर कल आएगा, परसों आएगा, जैसे ऐसा होता है,
मैंने जैसे आखा में कॉल की थी कुछ टाइम पहले, पता नहीं किसी डॉक्टर के लिए, आई डोंट रिमेंबर द केस, अपने लिए की थी, किसी काम के लिए की थी। सर ने मुझे रिकमेंड किया था कि तुम वहाँ कॉल कर, सर अहमद ने। जब मैंने उस डॉक्टर को कॉल की तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि वो डॉक्टर का आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा 3 हफ्ते बाद का। बोला है वरना मतलब बंदा आ जा रहा हो, लेकिन बोले नहीं, तू आराम से भी 3 हफ्ते जिंदा रहे, 3 हफ्ते बाद तुझे देखूंगा आराम से। बोला अच्छा। तो मुझे बताओ, अगर आगा खान ने या किसी भी और अस्पताल ने 3 हफ्ते की एडवांस बुकिंग ले ली और पैसे कलेक्ट कर लिए, तो क्या पैसे उसके लिए जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? नाजायज़ हैं। यानी कि क्या उसने अर्न कर लिया या नहीं किया? नहीं किया। 3 हफ्ते के पैसे आए हुए थे, उसमें से पहले हफ्ते के मरीज़ों को देख लिया तो वो अर्न हो गई। तो जो 3 हफ्ते के पैसे एक साथ मिले, उसको हमने कहा लाओ इधर दे दो मोबाइल, शाबाश जमा करा दो, यहाँ पे यहाँ जमा कर दो, आके खुद रख दो आके, अब हाथ नहीं लगाना इसको, ठीक है। तो जो 3 हफ्तों के पैसे एक साथ आ गए, उसको मैंने कहा कैश डेबिट, अर्नड इनकम, क्रेडिट। और जैसे ही मैंने मरीज़ों को देख लिया तो अर्नड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट, डन। अनअर्न्ड इनकम का नेचर क्या है? लायबिलिटी, शाबाश। अच्छा, ये हर इसके साथ साथ ना इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखा हुआ है डब्बे के अंदर, इसको ज़रूर रीड करना एक मरतबा हर ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एंट्रीज बनाने के लिए। देन कॉन्ट्रैक्टर्स तो हम पढ़ चुके हैं अलहमदिल्ला। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल मैं पढ़ाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन के अंदर भी टॉपिक गिवन नहीं है, लेकिन पढ़ लिया वो तो खैर है, मसला नहीं है, कोर्स का पार्ट स्पेसिफिकली नहीं है। डन। चलो कितने पेज हो गए भैया? 85। वाओ ब्यूटीफुल। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या होता है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर को मैं प्यार से ना एक और नाम देता हूँ, और इस प्यार को एक और नाम जो मैं देता हूँ उसको मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कह सकता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कहते हैं इसको प्यार से। होता क्या है भाई, मिसाल के तौर पे मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, और लेट से मुझे कहा गया कि तुम मेरे लिए गाड़ी बना दो स्पेशल एडिशन। मैंने कहा ठीक है। उसने बोला मैं तुम्हें ₹1,00,000 की तुम गाड़ी बना रहे हो, 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कैश डेबिट कर दिया और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया ऑन बुकिंग। जब मैंने उसको डिलीवरी दी, लेट से गाड़ी थी 15,20,000 की, 30% बुकिंग पे, 70% डिलीवरी पे। जब मैंने डिलीवरी कर दी तो मैंने 15,20,000 की पूरी सेल रिकॉर्ड करूँगा, एडवांस सारा का सारा क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, और जितना कैश आया वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर इसका नेचर क्या है? लायबिलिटी है। लेकिन जब रिवर्स कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? एसेट बन जाएगा। एसेट क्यों बनेगा? जो कैश आएगा वो कैश बन जाएगा, ख़त्म बात, और वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। एडवांस फॉर कस्टमर डेबिट और सेल क्रेडिट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एडवांस टू सप्लायर की, ये क्या होगा? एसेट होगा। शाबाश, बहुत आला। तो ये एसेट कैसे होगा? मैंने अपने सप्लायर से कुछ माल ख़रीदना है, अब मैंने कस्टमर के कपड़े पहन लिए ना, मैंने अपने सप्लायर कपड़े बोलने वाला था, मैंने अपने सप्लायर को पैसे दिए हैं माल ख़रीदने के लिए, तो कुछ एडवांस दे दिया। एडवांस मेरा क्या है? एसेट है। क्यों? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स भी है, मेरे ही पैसे उसके पास पड़े हैं, इसके बदले में उससे गुड्स लूँगा। तो एडवांस सप्लायर डेबिट और कैश क्रेडिट। और जब मैं उससे ख़रीद लूँगा माल तो इन्वेंट्री डेबिट या परचेज डेबिट और एडवांस क्रेडिट और बाकी का कैश क्रेडिट। डन। सब मेरे साथ हो, मुश्किल तो नहीं हो रही? चलो गुड, ये भी हो गया एडवांस। ओके, अब ये इसकी प्रैक्टिस आ रही है बस फ़िलहाल तो। नाज़रीन, अपनी पढ़ाई के आखिरी मराहिल पे हम आ पहुँचे हैं। 2 घंटे की क्लास पूरी सही लगाई थी, मतलब हिसाब से लगाई थी तकरीबन। आधा घंटा नहीं, 15 मिनट, ज़्यादा नहीं बोलो। कलमा पढ़ लो। ख़त्म नहीं हुआ भाई, चल रहा है अभी। क्या? यार मैंने खाना भी नहीं खाया होता। क्यों? 1 से 2 ब्रेक का क्या कर रहे थे? 1 से 2 ब्रेक में क्या कर रहे थे? तो जाके पीते नीचे।
अच्छा 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 अच्छा। आया भी आधे घंटे बाद हमने वापस ठीक है। चलो अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुनियादी बुनियादी बातों को। कहानी का आगाज़ होता है बेसिक से। बेसिक के बाद हम करते हैं रिकॉर्डिंग किसके अंदर, जर्नल के अंदर, उसको पोस्टिंग करते हैं लेजर्स के अंदर, ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और फिर वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाता है। डन। अच्छा बल्कि नहीं, अभी तो लेजर शुरू किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी शुरू किया, अभी तो जनरल ख़त्म हुआ है। अच्छा जनरल लेजर क्या होता है? देखो लेजर्स क्या होता है बताओ। हाँ जी, टी अकाउंट के फॉर्म में बना लेते हैं। ये कलेक्शन ऑफ अकाउंट होता है जहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं आफ्टर बीइंग पोस्टेड फ्रॉम जर्नल। ये हमें हेल्प करता है ट्रैक करने में कि हमारे पास एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है। जो अमल है जर्नल एंट्री को ट्रांसफ़र करना लेजर में, इसे हम कहते हैं पोस्टिंग। डन। जस्ट लाइक जनरल डेबिट और क्रेडिट इसके लेजर के भी बराबर होते हैं। दो तरह के लेजर्स होते हैं, एक होता है टी अकाउंट फॉर्मेट, एक होता है रनिंग बैलेंस फॉर्मेट। ठीक है। अच्छा ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ब्रांड नेम और नेम ऑफ अकाउंट। ब्रांड नेम का मतलब पता है क्या होता है? देखो अगर मैं कहूँ पैरासीटामोल तो ये क्या है, ये फार्मूला है ना। और अगर मैं कहूँ पैनाडोल तो ये क्या है, ये दवाई का नाम है, ब्रांड का नेम है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं कहूँ अकाउंट रिसीवेबल तो ये क्या है, ब्रांड नेम है। और अगर मैं कहूँ एसेट तो ये क्या है, ये जर्नल नेम है। तो मैं इसके ऊपर क्या लिखता हूँ, ब्रांड नेम या जर्नल नेम? ब्रांड नेम लिखता हूँ। रिसीवेबल अलग है, एसेट अलग है, इन्वेंट्री अलग है। लायबिलिटी के अंदर अकाउंट पेबल का अलग है, बिल पेबल का अलग है, यूटिलिटी पेबल का अलग है, सैलरी का अलग है। बात समझ आ रही है? अच्छा रनिंग वाला नहीं पढ़ा, चलो पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। हाँ बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ लेना भाई, कोई मसला नहीं है, जब तुम रिवाइज करा रहे हैं ताकि हर चीज़ कवर हो जाए, कोई टेंशन नहीं हो, बिल्कुल फजूल सी चीज़ है, टेंशन नहीं लो। अच्छा कोर्स में क्यों है पता नहीं। चलो टी अकाउंट, अब तुमने बात की इसने ना, सच बता दो की ना, आगे आ जाओ। कौन? तुम आगे आओ, आगे आओ, शिकायत लगाना तो सबसे पहले आ गया था। वालेकुम अस्सलाम, बैठे रहो। अच्छा चलो यार टी अकाउंट की जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था ना जनरल के अंदर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है, वैसे टी अकाउंट के अंदर भी क्या होता है, ये होता है क्रेडिट और ये होता है डेबिट। यानी कि ये नहीं, ये वो जो ऊपर आ रहा है वो क्या है, डेबिट साइड, और ये वाली जो साइड है ये क्या है, क्रेडिट साइड। बात समझ आ रही है? अच्छा एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ आता है, डेबिट और क्रेडिट में। लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट में। अच्छा चलो सही सवाल का जवाब जो मुझे देगा इससे नहीं पूछूंगा, मैं किसी से और सवाल पूछूंगा, और उसने अगर गलत होता तो वो आगे आ जाएगा, सही बताया तो वहीं बैठा रहेगा। ठीक है तुम बताओ, तुम बहुत हंस रहे हो ना, काफ़ी टाइम से तुम ना पॉपकॉर्न खा रही हो बैठ के। तो तुम सवाल का जवाब दे दो, सवाल का जवाब सही दे दो, ठीक है, और आगे आने से बच जाओ। देखो सबको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुझे बताओ एक्सपेंस का ओपनिंग कहाँ आएगा, और जो बोला उसको मैं बहुत मारूंगा। चुप, बताओ एक्सपेंस का ओपनिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तुम बताओ कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। चलो जाओ पीछे बैठ जाओ जाके, तुम आगे आ जाओ। अच्छा चलो अब मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ। नहीं तुम अपनी दोस्तों में से किसी भी एक को फंसवा सकती हो, ठीक है, किसी भी एक को नॉमिनेट कर दो, उससे मैं सेम सवाल करूँगा। अगर उसने गलत बताया तो वो आगे तुम पीछे। उमामा कौन है, तुम हो? चलो मुझे बताओ एक्सपेंस का ओपनिंग कहाँ जाता है, डेबिट में आता है। अकल के अंदर इनकम एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, पीनल में जाते हैं। क्वेश्चन गलत नहीं है, तुम बोलो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आई क्या वैसे ही पूछेगा आपसे, बात समझ आ रही है? अब बोलो कहाँ जाता है, होता ही नहीं है। इनकम एक्सपेंस पीएनएल में जाता है, इनका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। डन। ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग के रूल इस पे एप्लीकेबल
नहीं होते। डन। चलो जनरल लेजर का सफ़र हमारा हो गया। अब आ जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे पास एक लड़का आया अपना नवंबर बैच का, मेरा पास हो गया ना अकाउंटिंग में, बड़ा खुश कहता उदैत भाई आपको पता है 2 नंबर के MCQs मेरा क्या आया, मतलब क्या कहता उसमें ना वो बनी हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें लिखा हुआ था डैश, आगे जो है ना वो एंडेड लिखा हुआ था, तो उसमें पता एंडेड लिखा हुआ नहीं था, कहता आगे लिखा हुआ था डैश। अब फॉर द ईयर या एज ऑन बताने के 2 नंबर थे, फॉर द ईयर या एज ऑन बताने के 2 नंबर थे। तो ये भी ICAP चीज़ पूछता है, इसको मतलब हल्का नहीं लेके जाया करो, बहुत आसान से नंबर भी पेपर में रखे होते हैं भाई। अच्छा अब ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लकीली आपके कोर्स में सिर्फ 2 चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, अभी नहीं है, आगे तो सभी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है फॉर द ईयर, यानी कि मैंने क्या कमाया, क्या खर्च किया, क्या खोया, क्या पाया मैंने पूरे साल के अंदर, वो कहलाता है मेरा, बोलो भाई क्या, फॉर द ईयर। डन। पूरे साल में मैंने क्या कमाया, पूरे साल में मैंने कितना खर्च किया, मेरे पास कितना प्रॉफिट आया, ठीक है। इस प्रॉफिट का क्या सलूक होता है? ये प्रॉफिट P&L से निकल के जाता है कहाँ पे? इक्विटी के अंदर जाता है, और इक्विटी मेरी कहाँ रिफ्लेक्ट करती है? बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मेरी आज तक की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही होती है कि आज तक मैंने क्या उखाड़ लिया, आज तक जब से बिजनेस बना है, जब से लेकर आज तक मेरे पास अभी आज की तारीख में कितने एसेट्स मौजूद हैं, कितनी लायबिलिटीज़ मौजूद हैं, मेरे पास सरमाया कितना है। बात समझ आ रही है? तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। उल्टे हाथ पे एसेट, सीधे हाथ पे लायबिलिटी प्लस इक्विटी, और ये बराबर होने चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह, जिससे मेरी बैलेंस शीट क्या हो जाती है? बोलो भाई, बराबर हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। डन। अच्छा और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितने कंपोनेंट्स आते हैं? इनकम और एक्सपेंस आते हैं। अच्छा चलो अब मैं तुम्हें एक मिसाल देके समझाता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो मेरी बैलेंस शीट में कैसे आता है। देखो मिसाल तौर पे 2024 से क्लोजिंग बैलेंसेस है मेरे पास, मशीन में 100 रुपये पड़े हुए हैं, मशीन में 100 रुपये हैं, मतलब 100 रुपये की मशीन है, कैश में 200, बैंक 500, लायबिलिटी 300, कैपिटल कितना है? 400, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। अब हुआ क्या, 2024 के बाद 2025 में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो होंगी, मशीन 50 से कम हो गई, 200 से ये बढ़ गया, 50 से ये बढ़ गया, 100 से ये बढ़ गया, 20 से ये बढ़ गया। अब मुझे बताओ मेरे पास क्या हुआ होगा? मशीन मेरे पास कितनी 100 थी, 50 से कम हो गई, कितनी बची? 50। कैश 200 था, 200 और आ गया, 400 हो गया। बैंक में 50 था, 50 और आ गया, 550। लायबिलिटी 300 थी, 10 से कम हो गई, कितनी हो गई? 290। कैपिटल कितना था? 400 था। अब मुझे बताओ मेरे कोई मजीद कैपिटल इन्वेस्ट किया? लेट से नहीं किया। मैंने साल में कितना कमाया? प्रॉफिट कितना कमाया? बोलो कितना प्रॉफिट कमाया मैंने? अब बताओ, अभी दिखाया ना मैंने, सामने लिखा हुआ है कितना प्रॉफिट कमाया साल भर में? 20 रुपये। इस 20 को उठा के मैं कहाँ ले जाऊँगा? कैपिटल का हिस्सा बना दूंगा, इक्विटी का हिस्सा बना दूंगा, और मेरे पास जो क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग इक्विटी आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? 420 आ रहा होगा। डन। इसीलिए मैं जो मेरा जो प्रॉफिट निकलता है ना वो फॉर द ईयर का निकलता है। ये फॉर द ईयर का प्रॉफिट यहाँ से रूट होकर इसकी अगली मंजिल होती है इक्विटी में जाके रिपोर्ट होना। डन। चलो अच्छा जी, इसी तरह से ये मैं लेजर का फॉर्मेट यहाँ बनाया हुआ है, एसेट का ओपनिंग वहाँ जाता है, क्लोजिंग यहाँ जाता है, लायबिलिटी इक्विटी का ओपनिंग वहाँ जाता है, क्लोजिंग यहाँ जा रहा होता है। डन। अच्छा ये मेरे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, और फिर मेरे पास इस तरह से चीज़ें क्लोज होती हैं, कैरी फॉरवर्ड आता है, ब्रॉड फॉरवर्ड आता है, CDBD लिख दो, CF DF लिख दो, वो BF। डन। सब साथ हैं। अच्छा ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, जो मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस होते हैं वो मैं उठा के रेलेवेंट अकाउंटिंग हेड में, सॉरी रेलेवेंट जगह पे लिखता जाता हूँ। कैश, कैपिटल, रेंट, एक्सपेंस, यहाँ पे मैंने 3 हेड बनाए हुए थे। मेरे क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया। ट्रायल बैलेंस बनता क्यों है? चेक करने के लिए एक्यूरेसी के ऊपर जो मैंने एंट्री बना के पोस्टिंग की है वो सही की है या नहीं की, कोई भंड तो नहीं मारा। चलो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक में से कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मेरे सामने आ रहे हैं। एक आ रहा है कैरेज इन एंड कैरेज आउट। कैरेज इन का मतलब क्या होता है? कैरेज का मतलब होता है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन। अब कैरेज इन अलग होता है, कैरेज आउट अलग होता है। इन का मतलब माल का आना, यानी कि मैंने परचेज किया है और परचेज की कॉस्ट पे की है, तो कैरेज इन। कैरेज आउट माल का जाना, यानी कि मैंने सेल की है और सेल करने के लिए वो खर्चा किया है। डन।
इसी तरह से एक और टर्मिनोलॉजी भी होती है, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड माल आ रहा है रिटर्न में, सेल रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड माल मेरे पास से बाहर जा रहा है, परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न सेल में से माइनस परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस डन। अच्छा, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट है, ये पढ़ लिया होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज में क्या क्या आता है, परचेज आती है, परचेज रिटर्न माइनस होती है, कैरेज इन आ जाता है, नेट परचेज आ गई, लेस के क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास आ गया। अच्छा, अगर मैं इन्वेंट्री अकाउंट बनाता हूँ तो इन्वेंट्री के अकाउंट से भी मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ सकती है। कैसे, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज की क्या बना पीछे, जो बेच दिया उसकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है, ये तो पढ़ी हुई चीज़ें, नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में जाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं है। अच्छा, इसके बाद फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये भी तुम लोगों ने देख लिया होगा। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये चीज़ आती है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस प्लस कैरेज इन माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेज आ गई, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अदर इनकम ऐड किया, अदर एक्सपेंस लेस किया, क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो ये पूरा मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट होता है। एक सवाल मैंने लोग करने के लिए दिया था, बच्चों को करवाया था, तो ये भी ट्रायल बैलेंस बनवाया था बस का, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग का रिवीजन का सफ़र होता है वो होता है मुकम्मल, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टारगेट रखा था कि तकरीबन 2 घंटे की क्लास पढ़ेंगे और 2 घंटे के अंदर हम पूरी अकाउंटिंग की बेसिक्स जो हमने तकरीबन 15 क्लास 16 18 20 क्लास लग जाती हैं इसके ऊपर। कितनी लगी होंगी, इतनी लगी होंगी, ऐसा ही है ना, 18 20 लगी होंगी, उसको हमने समेटने की कोशिश की है। कल के लेक्चर में हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको प्यार से हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइम पे क्लास में आना है और कोशिश करेंगे क्लास का जो टेन्योर है वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटा हो, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभार हमें चीज़ें ख़त्म नहीं होती। लेकिन अकाउंटिंग का मसला है कि 1 घंटे में दाढ़ गीली भी नहीं होती। दाढ़ गीली समझते हो, मतलब मोटर गर्म नहीं होती, मोमेंटम ही नहीं बनता। तो 1 घंटे से ऊपर सवा घंटा, 1.5 पौने 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे की क्लास लगा के हम लोग चीज़ों को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे और टाइमली आप लोगों का कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा ताकि आप लोग अपना रिवीजन वगैरह कर सको। समझ आया आज? ओके की रिपोर्ट थी। आज तो हम थोड़ा तेज़ गए क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, कल से जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के फिर रहेगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।